सो कहानी की शुरुआत में हमें अकाने दिखाई जाती है जो कि सातो को बोल रही थी कि मैंने काफी मेहनत से खाना बनाया है और तुम्हें खाना बनाते टाइम ना ढंग से खाना चाहिए और टीवी पे ध्यान मत दो। और सातो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है मैं खा लूंगा कैसे भी। और इस बात पे अकाने गुस्सा हो जाती है और फिर से सातो के ऊपर चिल्लाने लगती है और वहां से चली जाती है। और इसके बाद सातो ना रिंग के बारे में सोचने लगता है जो कि लास्ट एपिसोड में अकाने को काफी ज्यादा पसंद आया था। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीसे ना सातो को घर पे चलने के लिए बोलती है और सातो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे घर पे चल लूंगा। और ये सुनकर सीसे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो ना अपने मेड को कॉल करती है। और इसके बाद उसकी मेड ना काफी बड़ी सी कार लेके आती है और वो सभी लोग सीसे के घर पे जाने लगते हैं। और सातो वहाँ पे बोलता है कि रुई तुम ना गाड़ी थोड़ा धीरे चलाना, बट वो लिटरली भाई काफी तेज गाड़ी चलाती है और सातो ना डर जाता है एक तरह से। और इसके बाद सातो घर पे पहुंचता है और सच में सीसे का घर जो था ना भाई वो काफी ज्यादा आलीशान था। और इसके बाद वो सातो के सामने कपड़े चेंज करने लगती है और सातो बोलता है कि तुम्हें कहीं और जाके करना चाहिए, बट सीसे वहीं पे करती है और उससे शर्ट ही नहीं उतर रहा होता और वो ना सातो की मदद मांगती है। और इसके बाद सातो ना उसके कपड़े चेंज कर देता है। और इसके बाद ना सीसे ना सातो को खेलने के लिए बोलती है और सातो बोलता है कि आखिरकार हमें क्या खेलना है। और सीसे बोलते हैं कि हम ना डेड वाला गेम खेलेंगे। और सातो बोलता है कि क्या कहने की कोशिश कर रही हो तुम। और सीसे बताते हैं कि हम वैम्पायर वाला गेम खेलेंगे। और वो बताती है कि वैम्पायर को ना फ्रेश ब्लड पीने में ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद वो ना सातो के गर्दन पे बाइट करने लगती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और वो बोलती है कि आखिरकार तुम दोनों कर क्या रही हो। और वो ना सातो की आंट होती है और वो जैसे सातो को देखते हैं ना वो काफी ज्यादा उसके क्लोज चली जाती है, मतलब कि काफी ज्यादा प्यार करने लगती है। और बोलती है कि तुम्हें ना आज डिनर यहीं पे करना होगा, मैंने अपने हाथों से तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, मतलब कि बनाने वाली थी बनाई नहीं थी। और सातो बोलता है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अकाने ने ना ऑलरेडी घर पे खाना बना रखा होगा। और ये सुन के ना आंट को ना काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मतलब कि मुंह बना लेती है थोड़ा। और तभी सातो बोलता है कि मुझे ना आपसे एक बात करनी है। और आंट बोलती है कि अच्छा तुम सन इन लॉ बनने के लिए एकदम रेडी हो गए। और सातो बोलता है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और वो बोलता है कि मुझे ना आपकी मदद चाहिए, मुझे ना एक जॉब करना है। और आंट बोलते है कि तुम्हें उसकी क्या जरूरत है, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं। और सातो बोलता है कि मुझे वो वाले पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से पैसे इकट्ठे करना चाहता हूँ। और सीसे भी बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ पे मेरे साथ खेलने के लिए आए थे, बट तुम तो मेरे साथ खेल ही नहीं रहे बिल्कुल भी। और इसके बाद तभी सातो बोलता है कि अच्छा ठीक है पहले मैं तुम्हारे साथ खेल लेता हूँ। और इसके बाद आंट ना बात करने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना कि आगे चल के तुम्हें क्या करना है, तुम्हें होजो कंपनी को एकदम संभालना है। और साथ ही तुम्हारी मैरिज ग्रैंडपा ने बिना पूछे कर दिया और मुझे सच बताओ तो काफी ज्यादा बुरा लगा। और सातो बोलता है कि क्या आप उस मैरिज के अगेंस्ट हो। और आंट ना वहाँ पे हाँ बोलती है। और आंट बताते हैं कि कंपनी ना काफी ज्यादा मुसीबत में है और एक लैंग्वेज है जो कि सीखना होगा तुम्हें। और वो ना 3 दिन का टाइम देती है लैंग्वेज सीखने में। और सातो बोलता है कि 1 दिन काफी है। और इसके बाद ना सातो पढ़ाई कर रहा होता है और ये देख के ना अकाने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। और सातो बोलता है कि मैं ना एक लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और अगर मैं सो जाऊंगा ना तो इसको अपने दिमाग में ना अच्छे तरीके से फिट कर सकता हूँ। और अकाने भी सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये कैसा बंदा है, क्या क्या चीजें बोलता रहता है। और इसके बाद ना लैंग्वेज देखने लगती है और बोलती है कि तुम्हें सच में ये करना होगा। और सातो बोलता है कि तुम्हें ना इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और ज्यादा चिंता भी नहीं करना चाहिए। और अकाने बोलते हैं कि मैं इसके बारे में सोच भी नहीं रही हूँ, मुझे तुम गुस्सा दिलाते रहते हो हर वक्त पे। और काफी गुस्से में बोली थी उसने ये बात। और स्कूल में ना अकाने और हिमारी ना ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि सातो ना सीसे के साथ चला गया और उन दोनों से कुछ बात भी नहीं किया। और इसके बाद सातो ना सीसे को घर पे पढ़ा रहा होता है और सीसे भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी सातो के साथ। और साथ ही उसके गर्दन पे बाइट करने लगती है और बोलती है कि मुझे काफी तेज प्यास लगा, मैं एक वैम्पायर हूँ ना। और इसके बाद वो बोलने लगते हैं कि जब से तुम्हारी शादी हुई है ना तब से तुम मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते और इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, तुम अपने ड्रीम के लिए ये सब कर रहे हो, बट इससे मुझे काफी ज्यादा अकेलापन महसूस होता है। और सातो भी ना इसके लिए माफी मांगता है और सीसे बोलते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और सातो बोलता है कि अच्छा ठीक है अभी मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। और सीसे भी ना इसके बाद उसको ले जाती है और दोनों ना एक साथ सो रहे होते हैं। और सीसे बताते हैं कि तुम्हारे साथ सोने में ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद सातो ना घर पे लेट आता है और अकाने पूछती भी है कि आखिरकार तुम लेट क्यों आए थे। और सातो बोलता है कि तुम ना ज्यादा ध्यान मत दो, मुझे कुछ काम था इस कारण मैं थोड़ा लेट हो गया। और वो ज्यादा कुछ बताता नहीं है अकाने को। और अकाने भी ना काफी ज्यादा हैरान होती है इस चीज को लेके। और वो ये सारी बातें ना अपनी ग्रैंडमा को भी बताती है कि सातो ना अब लेट आने लगा है और साथ ही वो मेरा डिनर भी नहीं करता। और ग्रैंडमा भी बोलते हैं कि वैसे देखा जाए ना तो सातो लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है और क्या उसे कोई लड़की पसंद तो नहीं है ना। और अकाने बताते हैं कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और साथ ही ना तुम्हें उसको दिल की बात भी शेयर करनी चाहिए जैसे कि मैं सातो के ग्रैंडपा के साथ करती हूँ और ये ना तुम दोनों को काफी ज्यादा क्लोज लाने में तुम्हारी मदद करेगा। और अकाने भी शर्माते हुए बोलती है कि नहीं मुझे उस तरीके से क्लोज नहीं आना सातो के। और इसके बाद स्कूल में ना अकाने फिर से रो रही होती है और बताती है कि सातो ने फिर से मेरे डेट को ठुकरा दिया। और सीसे ही जब अकाने के बगल से जाती है ना तो अकाने ना वो खुशबू नोटिस कर लेती है और सोचती है कि तो सातो की खुशबू है शायद। और इसके बाद वो घर पे ना अकेले बैठी होती है डिनर टेबल पे और सातो आज भी नहीं होता वहाँ पे। और हिमारी को ना अब सातो की थोड़ी फिक्र होने लगती है और वो ना अपनी ग्रैंडमा की बात को याद करती है कि अगर वो तुम्हें पसंद है तो तुम्हें उससे बात करना
चाहिए। और इसके बाद हिमारी ना सीसई के घर पे कॉल लगाती है और वो कॉल ना मेड ने उठाया था और अकाने बताती है कि मैं ना सातो के क्लासमेट हूँ और वो बोलती है कि क्या मैं सातो से बात कर सकती हूँ और मेड बताती है कि हाँ 1 मिनट आपको वेट करना होगा इसके लिए। और इसके बाद वो कॉल ना आंट उठाती है और वो बताती है कि अच्छा हम पहली बार आपस में बात कर रहे हैं और मैंने तुम्हारे बारे में ना काफी कुछ सुना है। और अकाने भी ना अपना इंट्रोडक्शन देती है आंट को और आंटी बताती है कि अभी ना वो थोड़ा व्यस्त है, मतलब कि सातो थोड़ा व्यस्त है। और अकाने बताती है कि क्या आप उसको फोन दे सकते हो 1 मिनट के लिए, लेकिन इसके लिए ना आंट सीधा मना कर देती है और वो बोलते हैं कि तुम्हें ना उतना ज्यादा फिक्र नहीं करना चाहिए, सातो ना थोड़ी देर में घर पे आ जाएगा। और साथ ही ना वो काफी सारी चीजें बोलने लगती है कि फादर ने जबरदस्ती तुम्हारे साथ सातो की शादी की है और एक तरह से सातो को मजबूरन में वो शादी करनी पड़ी और देखा जाए तो तुम उसकी ना एक फेक वाइफ हो। और ये बोल के ना फोन रख देती है और ये सारी बातें सुन के ना अकाने भी काफी ज्यादा हैरान होती है और अकाने को ना थोड़ा बुरा भी लगता है एक तरह से वहाँ पे। और इसके बाद सातो को ना फाइनली जो भी उसने काम किया, काम तो पता नहीं चला बट जो भी उसने काम किया ना उसकी पेमेंट फाइनली उसको मिल जाती है और सातो भी ना काफी ज्यादा खुश होता है। और आंट बताती है कि तुम ना कभी फुर्सत में आना डिनर करने के लिए घर पे। और उसकी बहन भी ना उसको गुड लक बोलती है और सातो फाइनली रिंग खरीद लेता है अकाने के लिए। और अकाने ना घर पे सातो पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलती है क्या कहेगा तुम मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे। और वो ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और सातो बोलता है कि माफ करना बट मैं सीसई के घर पे था तो तुम्हें उतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम अपने वाइफ को इस तरह से अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना घर पे। और सातो बोलता है कि सीसई को ना थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था, इस कारण मैं उसके घर पे जा रहा था। और अकाने बोलते है कि अगर ऐसी बात है तो तुम वहीं पे चले जाओ, मैं यहाँ पे अकेले रह लूंगी। और इसके बाद ना गुस्से में जा रही होती है लेकिन तभी सातो उसको रोकता है और वो ना उसको फाइनली रिंग देता है। और वो चीज देख के ना अकाने वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि तो मैं खरीदने वाली थी ना। और सातो बताता है कि मैं ना यही खरीदने के लिए थोड़ा काम कर रहा था ताकि मैं तुम्हारे लिए खरीद सकूं और मैंने तुमसे ये बात थोड़ी छुपाई थी ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज भी दे सकूं। और सातो की बात सुन के और साथ ही उस रिंग को देख के ना वहाँ पे अकाने काफी ज्यादा शर्माने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। और इसके बाद वो धन्यवाद भी करती है सातो को और सातो बिना अकाने की तरफ देखते ही रह जाता है। इसके बाद जब सातो सुबह उठता है ना तो अकाने उन्हें उसको रिंग दिखाती है और बोलती है कि सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और वैसे तुम आखिरकार क्या काम कर रहे थे। और सातो बताता है कि ऐसे ही घर पे कुछ छोटा मोटा काम था जो कि मैंने कर लिया और उसके बदले मुझे पैसे मिल गए। और अकाने बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ना आज काफी अच्छा डिनर बनाऊंगी। और अकाने तो केवल रिंग को ही देखे जा रही थी और सातो उसके पास आता है और बोलता है कि डिनर तो बना दो भाई। और अकाने ना काफी ज्यादा शर्माने लगती है सातो को देख के वहाँ पे, मतलब कि घबरा सी जाती है एक तरह से। और सातो बोलता है क्या तुम्हें क्या हो गया, ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो। और इस बात पे फिर से अकाने पहले वाले फॉर्म में आ जाती है और अकाने ने ना कुछ ज्यादा ही बढ़िया और साथ ही कुछ ज्यादा ही खाना बना लिया था। और सातो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि आज मेरी वाइफ का मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और सातो ने ना कुछ ज्यादा ही खा लिया था, मतलब कि अकाने खिलाते ही जा रही थी। और स्कूल में भी ना सातो की हालत काफी ज्यादा खराब थी, मतलब कि कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया था। और तभी उसका ध्यान ना अंगूठी की तरफ जाता है जो कि अकाने ने पहन ही रखा था और सातो उसको बताने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे हिमारी आ जाती है और अकाने ना उसको हेलो बोलने वाली होती है। लेकिन तभी सातो ना उसको उठा के ना सीढ़ियों के पास लेके जाता है और अकाने बोलती है कि आखिरकार तुम्हें हो क्या गया। और सातो बताता है कि तुम अपनी रिंग तो उतारी नहीं हो, वो पहनी हो। और ये देखे ना अकाने भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद सातो से माफी मांगने लगती है। और सातो भी बोलता है कि इस चीज का ना तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद अकाने ना उसको अपने बैग में रख लेती है और सातो तो वहाँ से चला जाता है इसके बाद। और इसके बाद तभी वहाँ पे सीसई आती है और वो बताती है कि रिंग काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और क्या मैं ले सकती हूँ। और अकाने बोलते हैं कि प्लीज मुझे माफ करना बट मैं तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि मुझे ये रिंग काफी ज्यादा पसंद है और मुझे सातो ने गिफ्ट भी किया है इसे। और इसके बाद जब अकाने घर पे आती है ना और अपने बैग में चेक करते हैं ना तो उसके बैग में रिंग होता ही नहीं है, मतलब कि पाउच ही गायब हो गया था। और इस बात पे ना अकाने काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो ना ढूंढने के लिए जाती है उस रिंग को। और वो ना काफी जगह रिंग को ढूंढती है, यहाँ तक कि स्कूल में भी जाती है रिंग को ढूंढने बट वो नहीं मिलता। और वो ना पुलिस से भी पूछती है उसके बारे में बट पुलिस को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। और इसके बाद रात भी हो जाती है और वो सोच रही होती है कि कहीं वो रिंग सीसई ने तो नहीं ले लिया ना। और वो सोचती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। और वो सोचती है कि मैं वैसे रिंग खरीद भी नहीं सकती और सातो ने मुझे काफी प्यार से गिफ्ट किया था, उसको पता लगेगा तो काफी बुरा भी लगेगा उसे। और वो ना काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी और सोच रही थी कि जब तक सातो को इसके बारे में पता लगेगा ना मैं उससे पहले वो रिंग ढूंढ लूंगी। और स्कूल में भी ना उसका बिहेवियर काफी ज्यादा अलग सा होता है और सातो ने वो नोटिस भी करता है। और अगले दिन भी अकाने उस रिंग को ढूंढती है बट उसको नहीं मिलता। और वो ना चेयर पे बैठी थी लेकिन तभी वहाँ पे सीसई आ जाती है और वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा प्रॉब्लम में हो और तुम्हें कुछ हुआ है क्या। और अकाने बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और वो बोलते हैं कि तुमने कुछ खो तो नहीं दिया ना और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं भैया को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताने वाली। और वो बोलते हैं कि सच बताओ तो मैं काफी अच्छी लड़की हूँ और मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी उस रिंग को ढूंढने में क्योंकि मेरे भाई ने तुम्हें काफी प्यार से वो रिंग दिया है और मैं उसको उदास करना बिल्कुल भी नहीं चाहती। और अकाने भी बोलती है कि लगता है तुम सच में अपने भाई से काफी ज्यादा प्यार करती हो। और वो भी काफी खुश होते हुए बोलते हैं कि हाँ तुमने ये तो एकदम सही बोला। और इसके बाद वो दोनों ना पूरे स्कूल में ढूंढते हैं बट उनको कहीं पे भी नहीं मिलता और उनको समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या करना चाहिए। और अकाने ना माफी भी
मांगती है कि तुम्हारा इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, और शीशई बोलते हैं कि कोई बात नहीं, और अकाने बोलते हैं कि लगता है कि अब वो रिंग मुझे नहीं मिलने वाला, और शीशई बोलते हैं कि तुम मेरे भाई से क्यों नहीं मदद ले लेती, वो काफी अच्छे से तुम्हारी मदद कर सकता है क्योंकि वो कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर देता है। और अकाने बोलते हैं कि नहीं, मैं उससे मदद नहीं ले सकती, और वो ना काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी उस टाइम पे, और घर पे ना सातो अकेले बैठ के खाना खा रहा था, और अकाने तो उसके पास खाना खाने के लिए भी नहीं आई थी, और सातो को भी भरोसा हो जाता है कि पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है अभी। और घर पे ना अकाने नहीं आती बल्कि शीशई आती है, और सातो बोलता है कि अकाने कहाँ पे है, और वो बताती नहीं है कुछ भी, और तभी वो बोलते हैं कि मुझे काफी बढ़िया से खाने की स्मेल आ रही है घर में से तो। और सीन ऐसा था ना कि शीशई काफी सारी चीजें बता भी दे रही थी, बट वो बताना भी नहीं चाह रही थी, और गलती से बता भी दे रही थी, पूरी अच्छे तरीके से खुल के नहीं बता पा रही थी कुछ भी, क्योंकि अकाने ने शीशई से प्रॉमिस लिया था, और सातो को कुछ भी समझ में नहीं आता वहाँ पे। और इसके बाद अगले दिन ना सातो ना अकाने का पीछा करता है, और अकाने तो वही अपना रिंग ढूंढने में लगी हुई थी, और सातो ना उसका पीछा कर रहा था, और तभी वो नोटिस करता है कि अकाने के उंगली में ना रिंग नहीं है। और इसके बाद अकाने ना एक जगह पे बैठी होती है, और वहाँ पे बारिश भी हो रही थी काफी तेज, और वो बोलते है कि मुझे लगता है कि अब वो रिंग मुझे नहीं मिलने वाला, और तभी सातो वहाँ पे आता है छाता लेके, और वो बोलता है कि तुम्हें ना रिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और काफी मौसम खराब है, तुम्हें घर पे चलना चाहिए। और अकाने बोलते है कि मैं ऐसे घर पे नहीं जा सकती, और सातो बोलता है कि तुम फिक्र क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए दोबारा खरीद दूंगा। और इसके बाद काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए बता देते हैं कि हमारी शादी ना एक तरह से फोर्सफुली किया गया है, बट वो एक अंगूठी इकलौती चीज थी जो कि मुझे भरोसा दिलाती थी कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, और तुम मेरी भी केयर कर सकते हो, और तुमने काफी ज्यादा मेहनत से उसको मेरे लिए खरीदा भी था, और मैं बिना उसके घर पे नहीं जाऊंगी। और काफी ज्यादा वो वहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा रोने लगती है। और इसके बाद सातो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करवाता हूँ, और वो पूछता है कि आखिरकार तुम कहाँ कहाँ पे गई थी। और इसके बाद वो बताते हैं कि स्कूल में मैंने पाउच में रखा था बैग, और उसके बाद वो दोनों शॉपिंग करने के लिए गए थे मार्केट। स्कूल के बाद वो दोनों मार्केट गए थे ना शॉपिंग करने, और सातो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो हमें वहीं पे जाके एक बार चेक करना चाहिए। और इसके बाद वो दोनों एक कैफे के बाहर जाते हैं, और सातो सोचता है कि शायद यहीं कहीं पे होगा। और इसके बाद वो गटर के अंदर अपना हाथ डालता है नाली के अंदर, और वहाँ पे लिटरली उसको पर्स मिल भी जाता है। और अकाने सोचती है कि सच में तुमने इसको काफी आसानी से ढूंढ लिया। और सातो बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं कितना ज्यादा जीनियस हूँ। और इसके बाद अकाने ना सातो को हक कर लेती है, और लिटरली उसको काफी ज्यादा थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती रहती है, और काफी ज्यादा इमोशनल भी हो रही थी उस टाइम पे। और इसके बाद फाइनली सातो उसको अगेन रिंग पहना देता है, और अकाने को काफी ज्यादा अच्छा लगता है उसके बाद। और इसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं, और वहीं अपनी छोटी मोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। और अगर ये दोनों लड़ाई झगड़ा ना करे तो हमें फिर एपिसोड देखने में मजा कहाँ आता है, आपको पता ही है। बट फिर भी ना अकाने को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद लिटरली भाई इसके बाद आता है असली मजा, कहानी में आता है ट्विस्ट, मतलब कि हमें एक और लड़की दिखाई जाती है। इस लड़की का नाम, इस लड़की के बारे में सब कुछ हमें अगले एपिसोड में पता लगेगा। सातो दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे बैठा हुआ था, और तभी उसके पास एक लड़की आती है, और वो लड़की ना उसके पास आके ना सेनपाई बोलती है, और किता से बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो। बट उसको ना उसका चेहरा ना थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था, और वो बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे ग्रैंडफादर ने ना मुझे एक पार्टी में भेजा था, और मुझे ये फेस ना थोड़ा थोड़ा उसी की तरह लग रहा है। और इसके बाद तभी वो लड़की ना उसको आई लाइक यू बोलती है, मतलब कि सातो को। और इसके बाद ना तभी वो लड़की वहाँ पे सातो को प्रपोज भी कर देती है, और सातो भी ना काफी हैरान होता है। और वो लड़की ना काफी ज्यादा चेप होने लगती है, और बताती है कि मुझे पता है कि तुमने हिमारी को रिजेक्ट कर दिया है, और साथ ही तुम अकाने के साथ रहते हो एक साथ एक ही घर में। और सातो बिना काफी हैरान होकर सोचता है कि आखिरकार इसको इन सभी चीजों के बारे में कैसे पता। और तभी लड़की बताती है क्योंकि मैं आपसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ ना, इस कारण मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। और तभी सातो बोलता है कि तू मुझे सच बताएगी या फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और वहाँ पे ना वो लड़की कुछ भी नहीं बोल रही थी, और वो उसको बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलना चाहोगे। और सातो बोलता है कि तुम आखिरकार इतनी जल्दी कैसे डिसीजन ले सकती हो। और वो लड़की बताती है कि मुझे तुम्हारे सभी सीक्रेट के बारे में पता है, और अगर तुम नहीं मेरी बात मानोगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ मैं क्या कर सकती हूँ। और इसके बाद तभी सातो ना मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाने वाला। और ये सुन के ना वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और सातो के सीक्रेट को ना चिल्लाने लगती है, लोगों को बताने लगती है। और इसके बाद सातो ना उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है, और इस टाइम पे ना वो दोनों ही ना एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। और लिटरली भाई वो लड़की ना वहाँ पे सातो को किस करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे शीशई आती है, और वो ना एक सुपर किक मारती है उस लड़की को, और काफी दूर उड़ा के फेंक देती है। और वो लड़की जब शीशई को देखती है ना तो भाई उसको काफी ज्यादा सुंदर लगती है शीशई, और एकदम मतलब कि उसमें चेप होने लगती है इसके बाद। और भाई काफी टाइम बकवास करने के बाद ना वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और इसके अगले सीन में ना सातो हमें अपनी क्लास में दिखाया जाता है, और वो कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी ना वहाँ पे वो लड़की अगेन आ जाती है सातो के पास। और बाकी लड़के ना वहाँ पे सातो को देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे कि भाई ये इतना बंदा लकी कैसे हो सकता है। और इसके बाद सातो ना उस लड़की को ना स्कूल टूर करवाने लगता है, और इसके बाद अगेन वो लड़की ना सातो के साथ काफी ज्यादा मजे लेने लगती है, फ्लर्ट करने लगती है। और एक सीन तो ऐसा आता है जब वो सीढ़ियों से सीधा जंप करती है, और सातो उसको कैच करता है, और वो बताती है कि आप काफी बढ़िया कैच करते हो। और फिर से वो ना सातो के क्लोज आने लगती है, इसी तरीके से काफी ज्यादा फ्लर्ट करती है मतलब की। और
वो लड़की ना काफी ज्यादा पेटू भी होती है, उसको ना काफी तेज भूख लगता है और इसके बाद वो लोग कुछ खाने के लिए जाते हैं और वो लड़की ना काफी बड़ा बर्गर ना भाई एक ही बार में खा लेती है और ये देखे ना सातों भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ ना वो और भी वहाँ पे काफी ज्यादा बातचीत करते हैं और इसके बाद सातों के घर पे जाती है। मतलब कोई लड़की ना सातों का घर देखना चाहती थी और इसलिए ना वो उसके साथ ही घर जाने लगती है और वहाँ पे भी वो दोनों काफी ज्यादा बातचीत करते हैं और अकाने जैसे दरवाजा खोलती है ना तो उस टाइम पे ना वो लड़की ना कुछ ज्यादा ही सातों में चेप हो रही होती है और अकाने भी काफी गुस्से में बोलती है कि आखिरकार मेरी छोटी बहन तुम्हारे साथ कर क्या रही है। और वहाँ पे ना सातों को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि अकाने क्या बोलने की कोशिश कर रही है और तभी हमें पता लगता है कि भाई वो लड़की ना अकाने की छोटी बहन है और उसका नाम ना माओ होता है और माओ ना अकाने को देखने के बाद ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद वो अकाने में जाके चेप होने लगती है और इसके बाद ना दोनों बहनें ना काफी प्यार भरी बातें करने लगते हैं और तभी सातों बोलता है कि मुझे तो लगा था कि जब तुमने स्टोरी बताया था उसमें तुम्हारी छोटी बहन मारी गई। और ये सुनकर ना अकाने भी बोलते हैं कि अच्छा मैंने ऐसा तुम्हें कब बोला। और लिटरली भाई मुझे भी ना ऐसा ही फील हुआ था जब मैंने स्टोरी कवर की थी, अगर आपने प्रीवियस एपिसोड वॉच किया हो तो। और तभी सातों बोलता है कि तुम्ही ने तो बोला था कि तुम्हारी छोटी बहन तुमसे काफी ज्यादा दूर रहती है, इस कारण तुम उसको कभी भी नहीं देख पाती हो और ऊपर से ये बात तुमने काफी ज्यादा उदास होते हुए बोला था, इतना उदास तो मैंने तुम्हें कभी भी देखा भी नहीं था। और तभी माओ बोलते हैं कि अच्छा मेरी बहन ने ये इसलिए बोला होगा क्योंकि मैं हर वक्त पे ट्रैवल करती रहती हूँ और वो मुझे ना कभी मिल नहीं पाती। और सातों को समझ में आ जाता है कि भाई ये दोनों बहनें ना एक नंबर की नौटंकीबाज है। और इसके बाद ना अगेन माओ ना काफी ज्यादा अकाने में चिपकने लगती है और बोलती है कि बहन मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ और मुझे ना अभी चार्ज होना है। और भाई कुछ ज्यादा अलग तरीका होता है चार्ज होने का और वो तरीका तो मैं आपको फिलहाल तो नहीं बता सकता और शायद इमेज भी नहीं दिखा सकता। और ये सब चीजें देख के ना सातों भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि सच में लड़की पागल वागल है क्या। और इसके बाद ना माओ ना कमरा देखने के लिए जाते हैं, उनका मेन कमरा बेडरूम वाला, और वहाँ पे ना वो लोग एक ही बेड देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप ये तो बिल्कुल भी मत कहना कि आप दोनों एक ही साथ सोते हो। और अकाने भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है और माओ ना इससे समझ जाते हैं कि हाँ भाई जो मैं सोच रही हूँ वो एकदम सही है। और इसके बाद ना माओ काफी ज्यादा रोने लगती है एक साइड में बैठ के और बोलती है कि तुमने मेरी बड़ी बहन को काफी ज्यादा परेशान किया होगा और तुमने पता नहीं क्या वो सब भी कर लिया होगा और इस कारण मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली अब। और वो सच में उस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और अकाने बोलते हैं कि तू पागल वागल है क्या, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम काफी ज्यादा गैप बना के सोते हैं और मुझे ग्रैंडमा की वजह से यहाँ पे रहना पड़ता है, नहीं तो मैं यहाँ पे रहना भी नहीं चाहती हूँ एक तरह से। और इसके बाद माओ को लगता है कि अच्छा अभी तक अकाने और सातों ने नहीं किया बट फ्यूचर में तो वो सब चीजें कर सकते हैं ना ये दोनों। और वो डिसाइड करते हैं कि आज से ना मैं हमेशा तुम दोनों के साथ सोने वाली हूँ ताकि तुम दोनों कुछ ना कर सको। और सातों बोलता है कि मैं तुम्हें अपने घर पे रहने भी नहीं दूंगा और तुम मेरे साथ सोने की बात कर रहे हो, मतलब कि हमारे साथ सोने की बात कर रही हो। और माओ ना इसके बाद अपनी बहन को मनाने लगती है कि मैं ना तुम्हारे साथ ही सोऊंगी और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी, मतलब थोड़ा मस्का लगाने लगती है। और माओ को ना इसके बाद काफी ज्यादा भूख लगती है और वो बोलती है कि सिस्टर मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है। और इसके बाद ना अकाने को भी याद आता है और वो ना कुछ बनाने के लिए फ्रिज खोलने के लिए जा रही होती है, चेक करने के लिए क्या बना सकते हो। और लिटरली भाई फ्रिज के अंदर ना उस टाइम पे शीशे ही थी और वो ना एकदम जम चुकी थी, मतलब कि लिटरली बर्फ बन चुकी थी वो उस टाइम पे फ्रिज के अंदर। और ये देख के ना वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं कि भाई इतने टाइम से कोई फ्रिज के अंदर कैसे रह सकता है। और इसके बाद सातों जब शीशे के पास जाता है ना तभी शीशे बोलते हैं कि तुम ना मेरे हार्ट पे मसाज कर दो, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसके बाद फाइनली थोड़े टाइम बाद शीशे ठीक हो जाती है काफी ज्यादा नौटंकी करने के बाद। और सातों बोलता है कि आखिरकार तुम फ्रिज के अंदर क्यों छिपी हुई थी। और शीशे बताते हैं कि मैं ना अकानो के हाथ का कुछ खाना चाहती थी और जब मैं फ्रिज के अंदर गई ना तो मैं उसी के अंदर फंस गई। और माओ जब शीशे को देखते हैं तो अगेन वो ना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद फिर से उसके कुछ ज्यादा ही चिपकने लगती है। और इसके बाद शीशे ना अपने भाई के पीछे जाके छिप जाती है और वो बोलने लगती है कि आखिरकार ये लड़की आपको ब्रदर क्यों बुला रही है, मतलब कि बिग ब्रदर, क्योंकि आपको बिग ब्रदर तो केवल मैं ही बुला सकती हूँ और मेरे अलावा ये अधिकार और किसी के पास नहीं है। और शीशे ना वहाँ पे सच में काफी ज्यादा जेलसी हो गई थी और इस कारण वो सीधा माओ को चैलेंज कर देती है और वो बोलते हैं कि जो भी ये चैलेंज जीतेगा ना साथों उसका बिग ब्रदर बन जाएगा इसके बाद। और इसके बाद सबसे पहले माओ साथों के पास जाती है और वो उस पर ट्राई करने की कोशिश करती है और वो बोलते हैं कि बिग ब्रदर अगर तुम मुझे अपनी छोटी बहन बना लेती हो, मतलब कि माओ को, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और मैं आपको काफी ज्यादा अच्छा फील करवाने की भी कोशिश करूंगी। और सच में भाई मैं ये लाइनें सुन के ना काफी ज्यादा हैरान हुआ था एक तरह से, मैंने काफी सारी चीजें यहाँ पे कट भी किया एक तरह से आपको बताऊं तो। और ये सारी चीजें देख के ना अकाने भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो ना इसके बाद माओ को ना पीछे खींच लेती है सातों से और बोलती है कि तू पागल वागल है क्या, किस तरीके की बातें कर रही है। और सातों को भी ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि एक बहन ऐसी हरकतें तो बिल्कुल भी नहीं करती और वो ना 0 पॉइंट देता है माओ को। और इसके बाद बारी ना शीशे की आती है और शीशे अपना कुछ करने वाली होती है लेकिन उससे पहले ना वो नीचे गिर जाती है और ये चीज देख के ना सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद ना वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इमोशनल होने के बाद अपने भाई की तरफ देखने लगती है और इसके बाद ना वो सातों को भैया करके बुलाती है और ये सुन के ना सातों को भी काफी ज्यादा इमोशनल फील होता है और सातों ना उसको विनर डिक्लेयर कर देता है
100 मार्क्स देता है, उसको गोद में उठा लेता है। मतलब कि सपना सीसई का प्लान था एक तरह से, आपको मैं स्टार्टिंग का बता दूं, गिरने वाला सीन जो था। और इसके बाद सीसई ना माओ की तरफ देख के ना उसको जेलसी फील भी करवाती है और माओ को भी ना काफी ज्यादा अच्छी लगती है सीसई। और सीसई ना एक तरह से सभी को ना काफी ज्यादा बढ़िया कैरेक्टर लगती है, एनिमे के अंदर भी और बाहर भी। मुझे तो पसंद है, आप लोग अपना बताओ। और इसके बाद माओ ना सीसई का देख के ना अपनी बहन से बोल दिया कि दीदी आप मुझे भी तो किसी करो। और अकाने भी सोचते हैं कि भाई ये लड़की एकदम नौटंकी है। और इसके बाद ना वो उसको लेके जाते हैं दूसरे कमरे में। और इसके बाद हमें माओ की रियलिटी पता लगती है और वो ये सब ड्रामा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो ना सातों को एक तरह से चेक कर रही थी कि वो अकाने के लिए सही है भी या फिर नहीं, अकाने के लिए परफेक्ट लड़का है भी या फिर नहीं। और इस लेवल को ना वो और भी ज्यादा क्रॉस करने वाली थी। अभी तो केवल फ्लर्टिंग कर रही थी, लेकिन अभी वो काफी आगे जाने वाली थी। और ये सुन के ना अकाने भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे आपको पता लगेगा। और माओ ना वहाँ पे सीधा बोलते है कि मैं चेक करना चाहती हूँ सातों बढ़िया या फिर नहीं, इसके लिए ना मैं उसके साथ शादी कर लेती हूँ। और ये सुन के ना अकाने भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो ना उसको समझाने लगती है, लेकिन माओ ना उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, अकाने ना इस बात के लिए मान जाती है। वो ना सीसई के प्लान में ना उसका साथ देने वाली थी। और इसके बाद हमें सातों दिखाया जाता है जो कि नहा रहा होता है। और तभी ना वहाँ पे माओ आ जाती है और उसने लिटरली वहाँ पे कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। और सातों को भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आ रहा था और वो ना माओ की तरफ ना बिल्कुल भी देखने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन माओ सच में सातों में ना कुछ ज्यादा ही चेप हो रही थी और वो सीधा वहाँ पे बोल देती है कि बिग ब्रदर क्यों ना हम दोनों शादी कर ले, काफी बढ़िया रहेगा। और सातों भी बोलता है कि तू पागल वागल है, तेरे अंदर दिमाग है या फिर नहीं है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि ग्रैंडमा और ग्रैंडपा केवल यही तो चाहता है कि हमारे दोनों परिवार एक हो जाए। अब उसके लिए चाहे अकाने हो या फिर मैं हूँ, बात तो एक ही है एक तरह से। और सच बता रही हूँ, मेरे साथ शादी करने के बाद तुम्हें भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और वो ना सातों के काफी ज्यादा क्लोज जाने लगती है ताकि सातों मान जाए। बट अपना सातों भाई लॉयल बंदा था, अब लॉयल था या फिर नहीं था वो तो आगे पता लगेगा, लेकिन फिलहाल तो लॉयल था और वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद सातों ना अपने रूम में जाता है और सातों को देख के ना इतना अकाने को पता चल जाता है कि वो ना काफी ज्यादा थक चुका है। और अकाने पूछती भी है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। और सातों भी बोलता है कि सच में माओ ने मुझे काफी ज्यादा परेशान कर दिया और आखिरकार उसके अंदर इतनी सारी एनर्जी आती कहाँ से, वो कभी थकती है या फिर नहीं। और ये सुनकर ना अकाने वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बताते हैं कि जब तक माओ इस तरीके की हरकतें करती है ना, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसका पूरा बचपन ना केवल बिस्तर पे ही गया है, क्योंकि वो हर वक्त पे केवल बीमारी रहा करती थी। और इसके बाद अकाने ये भी बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहते हो। और इसके बाद सातों बताता है कि वो ना मेरे साथ रहना चाहती है और मुझे नहीं पता कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए इस टाइम पे। ये शायद अपने मन में सोचता है एक तरह से। तो दिखाया जाता है अपने स्कूल में और माओ ना सातों को स्कूल में काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। इस कारण ना सातों गुस्से में ना उसका हाथ पकड़ लेता है और ये देख के ना बाकी बच्चे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उनको ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद माओ ना अपनी एक्टिंग करने लगती है और ये देख के ना वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अभी माओ बताते हैं कि क्यों ना हम वीकेंड वाले दिन कहीं पे घूमने चले। फाइनली वो लोग अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच जाते हैं और हिमारी और माओ के दिमाग में तो केवल यही चल रहा था कि उन लोगों को ना सातों को इम्प्रेस करना होगा और वो लोग कुछ भी करेंगे सातों को इम्प्रेस करने के लिए। और जो सातों होता है ना वो तो अपनी बहन में ही चेप होता है और उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि चलो फिर अब हम एंजॉय करने के लिए चलते हैं। और उसके पीछे ना तीनों लड़कियां भी भागते हुए आ रही होती है सातों के पीछे और ये काफी फनी सीन लग रहा था मुझे। इसी तरीके से ना वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं वहाँ पे। अम्यूजमेंट पार्क में आप सभी को पता है झूला झूलने के लिए जाते हैं, काफी डिफरेंट तरीके के झूले होते हैं और वो सभी लड़कियां वहाँ पे अपने साथों के साथ सभी झूलों पे मजे कर रही थी। और उसी टाइम में ना एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पे सातों और अकाने दोनों को अकेला टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। और वो काफी बड़ा सा झूला नहीं होता जो गोल गोल घूमते हैं, भाई उस झूले का भी मुझे फिलहाल नाम याद नहीं आ रहा। उस झूले पे झूल रहे थे और अकाने को देख के ऐसा फील हो रहा था कि उसको ना वहाँ पे डर लग रहा था। और सातों बोलता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो। और ये सुन के ना अकाने भी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और स्टार्टिंग में तो मना करते हैं वो हाथ पकड़ने के लिए। तो ऐसा करता है सातों ना उसके बगल में ही जाके बैठ जाता है और ये देखिए अकाने काफी ज्यादा शर्माने लगती है और अगेन सातों अपना हाथ आगे बढ़ाता है और फाइनली अकाने ना उसका हाथ पकड़ लेती है। और इसी तरीके से वो लोग राइड को एंजॉय करते हैं। और नीचे उतरने के बाद ना हिमारी अकाने से पूछती है कि आखिरकार तुमने राइड में सातों का हाथ क्यों पकड़ रखा था। और ये सुनने के बाद तो अकाने वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है और वो बहाना मारने लगते है कि मुझे सातों का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं थी, सातों को डर लग रहा था इस कारण उसने मेरा हाथ पकड़ा। इस तरीके की बातें करने लगती है। और इसके बाद तभी माओ बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तो फिर हम अपने अगले राइड पे चलते हैं। और सातों सोच रहा था कि भाई आखिरकार इन लोगों को क्या हो गया है, थोड़ा ब्रेक भी तो लेना चाहिए ना, ये लोग तो ब्रेक ले ही नहीं रहे। और ऐसा नहीं है कि सातों का केवल अकाने के साथ ही एक मूवमेंट बनता है राइड के ऊपर, बल्कि सातों का ना सभी लड़कियों के साथ थोड़ा थोड़ा मूवमेंट बनता है। सभी लड़कियों के साथ वो अकेले एंजॉय करता है राइड पे। किस्मत हो तो सातों की तरह, भाई हमारी किस्मत कहाँ है ऐसी। बट मुझे बाकी लोगों का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा ना, इस कारण मैंने उनको
उतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। और इसके बाद फाइनली वो सभी लोग ना हॉन्टेड हाउस के सामने चले जाते हैं और वहाँ पे ना भाई सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे उसके अंदर जाने के लिए। इसके बाद फाइनली सातो और माओ ना हॉन्टेड हाउस के अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद ना काफी सारे भूत ना उनको डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग तो लाइक ऐसे ही खड़े थे कि भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, तो टाइम पास क्यों कर रहा है इतना। और यहाँ तक कि माओ तो उन घोस्ट के साथ ना सेल्फीज खिंचवा रही थी, मतलब कि भाई क्या है, फिर क्या मजा आता है इनको जब डर ही नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो और मजे करते टाइम ना अचानक से ना माओ का पैर मुड़ जाता है या फिर मोच आ जाता है और सातो पूछता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, और माओ बताते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी यहाँ पे आने के लिए, इसलिए कुछ ज्यादा एंजॉय कर ले, इस कारण ना वो अभी काफी ज्यादा थक गई है। और तभी ना उसको सामने ना एक रेस्ट रूम भी दिखाई देता है, मतलब कि सातो को। और सातो के पास फिलहाल के लिए कोई ऑप्शन तो बचा था नहीं, तो इसके बाद ना माओ को लेके ना रेस्ट रूम के अंदर चला जाता है। और इसके बाद तभी ना माओ एकदम ठीक हो जाती है जैसे कि उसको कुछ हुआ ही नहीं था, और वो बोलने लगते हैं कि मैं तो बस आपको पागल बना रही थी, मुझे तो आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना था, इस कारण मैंने ये सब एक्टिंग किया। और ये सुनकर ना वहाँ पे सातो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और सातो बोलता है कि तुम ना कोई और भी बहाना बना सकती थी, तुम्हें बीमारी का बहाना बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मैं अभी काफी ज्यादा घबरा गया था। और ये सुनकर ना माओ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बताता है कि मुझे पता है कि तुम अभी जोक मारने की कोशिश कर रही थी, बट ये जोक ही क्यों ना हो, बट अगर तुम कभी रियल में भी बीमार हो जाती हो ना तो कोई तुम्हारी बात को सीरियस नहीं लेगा इस तरीके की हरकतें के बाद। और इसके बाद माओ ना मूड को शांत करने के लिए ना वहाँ पे थोड़ा बच्चों की तरह हरकतें करने लगता है, कूदने लगती है, लेकिन तभी वो अचानक से गिरने वाली होती है नीचे और तभी सातो उसको पकड़ लेता है और सातो ना अगेन उसको समझाने लगता है कि तुम ना इस तरीके की हरकतें दोबारा मत करना। और माओ को भी ना अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इसके बाद वो ना सातो से माफी मांगने लगती है। और तभी सीन कट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने, माओ और सातो होते हैं। और सातो ना अपने बेडरूम में सो रखा होता है और उसको तो लग रहा था कि उसके बगल में अकाने है, बट लिटरली भाई वो माओ होती है जो कि एक नाइट सूट पहन रखी थी वहाँ पे। और अगेन सातो वहाँ पे माओ को देखता है ना तो उसको ना एक और किसी लड़की की याद आ जाती है जिसकी शकल ना माओ की तरह मैच हो रहा था। और इसके बाद ना वो उसके बारे में बताने लगता है कि तुम्हारी शकल का ही ना एक लड़की थी एलिमेंट्री स्कूल में, और वो पूछता है कि क्या वो तुम ही तो नहीं हो ना। और तभी माओ भी रियल में बताते हैं कि हाँ मैं वही लड़की हूँ। और इसके बाद अगेन वो अपनी फीलिंग्स के बारे में ना सातो को बताने लगती है। और मैं सच बता रहा हूँ भाई, ये कोई टेस्ट वेस्ट नहीं ले रही सातो का, इसको भी ना सातो काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए अपनी बहन का पत्ता काटने की कोशिश कर रही है। और अकाने काफी ठहरी भोली और उसको कुछ पता नहीं चल रहा है इसके बारे में। और इसी तरीके से ना उनके बीच में ना काफी ज्यादा बातचीत होती है और माओ ना कुछ ज्यादा क्लोज आ गई थी सातो के, और वो कुछ करती उससे पहले ही तभी वहाँ पे अकाने भी आ जाती है। और ये देख के सबसे पहले तो वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार ये सभी लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। और इसके बाद वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है ना कि दोनों को धक्के मार के ना घर से बाहर निकाल देती है। और सातो बोलता है कि तुम्हें ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बाहर बात कर देते, मेरे पास एक एक्स्ट्रा की है जिसकी मदद से ना हम घर के अंदर जा सकते हैं। और इसके बाद ना दोनों ही घर के अंदर जाने लगते हैं। और घर के अंदर जाने के बाद पहले अपनी माँ अपनी वही पुरानी हरकतों पे आती है, मतलब कि उल्टा सीधे काम करना। और उल्टी सीधी हरकतें करने के बाद ना अचानक से लिटरली भाई वो वहाँ पे रोने लगती है और वो बोलती है कि मेरी बड़ी बहन जो है ना वो मुझसे काफी ज्यादा नफरत करती है और मुझे पता है कि अब वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करेगी। और ये चीज देख के ना सातो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसके बाद वो ना प्यार से उसको समझाने भी लगता है कि तुम्हें ना इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकाने तो मेरे ऊपर रोज गुस्सा होती है बट मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता उसके ऊपर। और इसके बाद अकाने ना और भी काफी ज्यादा रोने लगती है। और इसके बाद ना वो दोनों ही सोने के लिए जाते हैं और तभी सातो को रियलाइज होता है कि अकाने की तबीयत ना काफी ज्यादा खराब हो गई, मतलब कि कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब है उसकी। और सातो उससे पूछता भी है कि तुम ठीक तो हो ना। और माओ बोलते कि ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, मेरी मेडिसिन जो थी ना वो तुम्हारे कमरे में रह गया, एक रात की तो बात है, सुबह तक एकदम ठीक हो जाऊंगी मैं और सुबह मैं मेडिसिन भी ले लूंगी। और अभी ना माओ की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी और सातो थोड़ा घबराने भी लगा था। और इसके बाद सातो एम्बुलेंस को कॉल करता है और माओ को उठा के जैसे अकाने को लेके गया था हॉस्पिटल वैसे लेके जाने लगता है हॉस्पिटल, बट इस बार पैदल नहीं जाता, मैं आपको बता दूं। और इसके बाद सातो ना उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके ना वहाँ से जा रहा होता है। और तभी माओ बोलते है कि प्लीज तुम ये वाली बात ना मेरी बहन को मत बताना। और सातो बोलता है कि तुम ना बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मुझे अकाने पे भरोसा है और वो तुम्हें देखने के लिए ना जरूर हॉस्पिटल में आएगी। और माओ भी ना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बताती है कि मेरी बड़ी बहन ना काफी ज्यादा काइंड है और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी और भी ज्यादा फिक्र करे, और इस कारण मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे मिलने के लिए आए यहाँ पे। और ये सुन के ना सातो भी डिसाइड करता है कि वो ना माओ के बारे में ना अकाने को नहीं बताएगा कुछ भी। और इसके अगले सीन में ना हमें अकाने दिखाए जाते हैं जो कि सातो से ना माओ के बारे में पूछ रही होती है और काफी ज्यादा घबराई हुई भी थी। और सातो ने उसको बताना तो चाहता था लेकिन वो माओ की बातों को याद करता है जहाँ पे उसने मना किया था, और इसके बाद वो कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और जब सातो वहाँ से गया ना, ये देख के ना अकाने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो ना काफी ज्यादा अपने आप पे ना निराश होने लगती है और सोचती है कि कल ना उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया था, इस कारण ये दोनों मुझे इग्नोर कर रहे हैं और मुझसे हेट करने लगे हैं। और इसके बाद हमें माओ ना हॉस्पिटल में दिखाई जाती है जो कि बता रही
रही होती है कि सच बताओ तो ये हॉस्पिटल के खाने के कारण ना मेरी तबीयत तो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी और मुझे अभी बर्गर खाने का मन कर रहा है। और इसके बाद ना वो अमेरिका की भी कुछ डिश के बारे में बताने लगती है और सातों ना जब माओ को देखता है तो उसको पता चल जाता है कि माओ ना अभी रो रही थी और इस टाइम पे ना वो थोड़ा एक्टिंग कर रही है और वो बोलता है कि हाँ बीमार होते हैं तो इस टाइप के थॉट्स आते हैं और तुम्हें इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और माओ बताने लगते हैं कि मेरी तबीयत इस कारण ठीक हो पाई क्योंकि मेरी मदर फादर ना काफी ज्यादा मेहनत करते थे और मेरी सर्जरी काफी ज्यादा महंगी थी, लेकिन मेरे मदर फादर की वजह से अभी मैं बिस्तर पे तो नहीं रहती बट मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हूँ। और इसके बाद सातों ना उसको कुछ बताने वाला होता है, लेकिन तभी माओ बोलती है कि अगर क्या हो जब मेरी तबीयत पहले की तरह फिर से खराब होने लगे और इस कारण ना मुझे सच बताओ तो भी काफी ज्यादा डर लग रहा है। और वो ये भी सोचती है कि क्या हो अगर मैं अचानक से टैं बोल जाऊं। और वो ना अभी भी इसी कारण इतना ज्यादा मस्ती करती है ताकि वो अपने पूरे सपनों को पूरा कर सके, मतलब कि बचपन के सपनों को। और जब तक उसका सपना पूरा ना हो उससे पहले तो बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती। और सातों को ना वहाँ पे सभी को समझ में आ जाता है और वो बोलने लगता है कि तुमने मुझे अकाने के लिए सेड्यूस किया था ना। और इसके बाद ना हमें सभी कुछ के बारे में धीरे धीरे पता लगता है, जैसे कि अकाने पहले अपनी बहन के बारे में ना उल्टा सीधा चीजें बताई करती थी, बट जैसे उसकी बहन को पता चला कि सातों के साथ ना अकाने की शादी होने वाली है और उसको लगा कि उसकी बहन ना काफी ज्यादा दुखी रहेगी इस कारण, तो इस कारण ना वो अपनी बहन की जगह लेना चाहती थी ताकि उसकी बहन खुश हो सके। और तभी हमें पता लगता है कि अकाने ना बाहर से ना ये सारी बातें सुन रही थी और सातों ना काफी प्यार से ये भी बताता है कि मैं चाहता हूँ कि बस अकाने खुश रहे और इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। और ये सारी बातें सुन के अकाने बाहर काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है, लिटरली भाई काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और जैसे ही सातों रूम से बाहर निकलता है ना हॉस्पिटल के, तभी वो वहाँ पे अकाने को देखता है और अकाने बिना उसको देखने के बाद ना तुरंत वहाँ से भाग जाती है। और हमें अकाने आगे जाके दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा शर्मा रही थी। और इसके अगले सीन में ना हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माओ ना अकाने से माफी मांग रही थी अभी तक जो भी गड़बड़ हुई उन सभी चीजों के लिए। और इसके बाद ना माओ ना वहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देती है और बताती है कि तुम जिस लड़की को बचपन में मिले थे एलिमेंट्री स्कूल के टाइम पे, वो लड़की मैं नहीं हूँ। और यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा था कि माओ का पत्ता बीच से कट हो गया है। और अकाने और सातो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के ना काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और उनका मूवमेंट वहाँ पे थोड़ा अच्छा बन ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे हिमारी भी आ जाती है और भाई वो इस टाइम पे काफी ज्यादा वो लग रही थी सीरियस टाइप। और वो सीधा बोलते है कि सच बताना क्या तुम दोनों लिविंग में रहते हो, अकाने और सातो को बोलती है। और ये सुन के ना भाई वो दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हिमारी जो होती है वो सभी के सामने रिवील कर देती है कि अकाने और सातो दोनों एक साथ रहते हैं। और ये सुन के ना वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही क्लास में ना सभी लोग इसी के बारे में बात करने लगते हैं। और इसके बाद अकाने काफी घबराते हुए बोलते हैं कि तुम लोग पागल हो क्या, मैं इस बंदे के साथ रह सकती हूँ, आप लोगों को ऐसा लग रहा है। बट कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था और सभी लोग ना अपने में ही लगे हुए थे। और इसके बाद सातो भी बोलता है कि मैं इस जंगली लड़की के साथ ना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। और अकाने ना इसके बाद सातो से लड़ने लगती है और बोलती है कि आखिरकार तुम जंगली किसको बोल रहे हो और मैं तुम्हारे साथ ना एक मिनट भी नहीं रह सकती, ऐसा बोलती है। और इसके बाद तभी सातो अकाने का मुंह दबाता है और उसको वहाँ से लेके बाहर चला जाता है। और बाहर बिना दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं और सातो बोलता है कि आखिरकार तुमने मुझे ये क्यों बोला कि आज रात तुम जल्दी घर पे आना और तुम्हारे कारण हम काफी गंदी तरीके से फंस गए हैं। और इसके बाद अगेन वो दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। और इसके बाद ना स्कूल में ना चारों तरफ ना केवल सातो और अकाने पे ही नजर रखा जा रहा था। और सीसे भी बोलते हैं कि भैया आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, 75,000 दिन बाद ना ये लोग भूल जाएंगे आपके बारे में सब कुछ। और सातो बोलता है कि मतलब कि 200 साल बाद। और वो बोलता है कि इतने टाइम तक आखिरकार जिंदा कौन रहेगा। और तभी सीसे बोलते हैं कि आप दोनों ना एक कहानी बन जाओगे इसके बाद तो। और इसके बाद सीसे और सातो ना दोनों घर जा रहे होते हैं और लिटरली अभी तक ना सभी बंदे ना उसके पीछा कर रहे थे, सातो का पीछा कर रहे थे और थोड़ा प्रूफ्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे सातो के खिलाफ। और सीसे बोलते हैं कि मेरे पास एक काफी अच्छा प्लान है, आप ना मेरे घर पे चल लीजिए, वहाँ पे आपको 3 टाइम का खाना मिल जाएगा और साथ ही मेरे साथ सोने का भी मौका मिल जाएगा। और सातो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने घर पे जाना चाहूंगा क्योंकि ग्रैंडपा काफी ज्यादा नजदीक है और अगर उन्हें पता लग जाएगा कि मैं घर पे नहीं हूँ तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके बाद तभी सातो बोलता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या। और सीसे बोलते हैं कि अभी आप मुझे उठाओ और यहाँ से ना काफी स्पीड में भाग लो। और सातो बोलता है कि ज्यादा अच्छा प्लान तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ना सीसे को उठाता है और जल्दी से बस के अंदर चढ़ जाता है। और बाकी बंदे तो उन्हें देखते ही रह जाते हैं। और इसके बाद वो लोग ना बस से लास्ट स्टॉप पे आ जाते हैं और अब तो अगला बस भी कल आने वाला था और साथ ही फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था उस टाइम पे। और सातो बोलता है कि अभी हमें पैदल यहाँ से घर जाना होगा। इसके बाद तभी वहाँ पे रुई कार लेके आ जाती है और वो बोलती है कि मैडम आपके घर जाने का टाइम हो गया। और सातो बोलता है कि आखिरकार तुम्हें ये कैसे पता चला कि हम यहाँ पे हैं। और रुई बताती है कि सीसे मैडम के शरीर पे एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है, उसकी मदद से हमें पता लग गया कि आखिरकार वो अभी कहाँ पे है। और इसके बाद वो सीसे को बिठा लेती है और सातो को ना वहीं पे छोड़ के भाग जाती है और सातो बिना उसके पीछे भागते रहता है। और घर पे बिना दोनों मतलब कि अकाने और सातो बात कर रहे होते हैं कि अभी हम क्लास भी अच्छे से नहीं जा पा रहे हैं और क्लास के अंदर ना किसी को शकल भी नहीं दिखा पा रहे, मतलब कि चारों तरफ ना केवल अभी उन्हीं की बातें चल रही थी उस टाइम पे।
पे। और शीशे जो थी ना वो वहाँ पे खाना खा रही थी और बोलते है कि सच में राइस तो खाने में काफी ज्यादा अच्छा है। और सातो भी बोलते है कि तू पागल है क्या, हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में और तुझे खाने की पड़ी है। और इसके बाद तभी अचानक से ना उन्हें ऊपर आवाज आता है और एक कमरे में ना बिस्तर के ऊपर कोई होता है और अकाने तो लिटरली भाई उसको मारने के लिए जा रही थी और सातो ना उसको रोकता है और बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, पागल वागल हो क्या। और वही छीना झपटी में ना दोनों नीचे गिर जाते हैं। और पोजीशन तो आपको पता ही होगा अगर आप एनिमे देखते हो तो लड़की नीचे होती है, लड़का ऊपर होता है। और तभी वहाँ पे माओ आ जाती है और वो बोलते हैं कि आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, और दोनों की ना पिक्चर्स क्लिक करने लगती है। और तभी अकाने बोलते हैं कि तुम पागल हो क्या, सातो बस मेरे ऊपर गिर गया था, उसको काफी दूर फेंक के बोलती है। और इसके बाद सातो में पूछता है कि आखिरकार तुम माओ कमरे में कैसे आ गई बिना बताए, मतलब कि नीचे से तो नहीं आई थी तुम। और माओ ना इसके बारे में बताने से मना कर देती है। और तभी वो ना हिमारी को भी वहाँ पे लेके आती है और इसके बाद वो सभी लोग ना मिलकर आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ पे हिमारी ना सबसे पहले माफी मांगती है और वो बोलती है कि मुझे ना क्लास में इस तरीके से लोगों के सामने ये नहीं बोलना चाहिए था। और हिमारी बोलती है कि मैंने तुम्हें प्रॉब्लम में लाया तो प्रॉब्लम से बाहर भी मैं ही निकालूंगी, और मुझे बताओ कि आखिरकार मुझे अब क्या करना है। और सातो ना इसके बाद माफी मांगने लगता है हिमारी से और बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया कि मैं और अकाने दोनों एक साथ रहते हैं। और हिमारी बोलते है कि हाँ ये तो तुमने सही बोला, ये तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। और इसके बाद वो लोग सोचने लगता है कि आखिरकार वो लोग इस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। और अकाने ने थोड़ा बहुत ये भी बताते हैं कि मुझे कैसे शक हुआ तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम दोनों से ना एक ही शैम्पू की स्मेल आती थी और सातो को ना इस घर के बारे में सब कुछ पता था। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि कैसे टिश्यू पेपर उसने निकाल के दे दिया था अकाने को काफी आसानी से। और लिटरली इसके बाद ना काफी सारी चीजें बता देती है, मतलब कि होजो फैमिली के बारे में भी बता देती है। और साथ ही तुम दोनों ने मजबूरन में शादी किया है इसके बारे में बता देते, मतलब कि इन सभी चीजों के बारे में उसको पता था। और सातो भी सोच रहा होता है कि हिमारी सच में काफी ज्यादा जीनियस है और इससे तो हम ये बात बिल्कुल भी नहीं छिपा सकते थे। और इसके बाद ना सातो प्रॉपर रीजन बता देता है क्या रीजन था जिस कारण उन दोनों को शादी करना पड़ा। और हिमारी बोलती है कि बट तुम दोनों तो एक दूसरे को प्यार करते नहीं, तो आखिरकार तुमने शादी कैसे कर लिया। पर तुम उसके बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम सब कुछ एकदम क्लियर कर देंगे। और इसके बाद तभी माओ बोलते हैं कि अभी हम बैठक कर रहे हैं कि आखिरकार इस अफवाह को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। और शीशे एक प्लानिंग बताती है और उसके प्लानिंग तो आप लोगों को भी पता ही है किस लेवल की होगी। और इसके बाद हिमारी बताने लगते हैं कि अकाने और सातो को लेके एक अफवाह फैल रही है और क्यों ना हम एक दूसरी अफवाह भी फैला देते हैं जिस कारण पुरानी अफवाह के बारे में सब लोग भूल जाए। और इसके अगले दिन ना सातो और शीशे दोनों एक साथ स्कूल में चल रहे होते हैं और सभी लड़कियां ना शीशे को देख के ना उसको काफी ज्यादा क्यूट बोल रही थी। और इसके बाद सातो बताने लगता है कि हिमारी का प्लान था कि सातो की ना कोई और गर्लफ्रेंड होगी, ये उनका एक अफवाह होने वाला था। और सातो बताता है कि बट शीशे तो वैसे ही मेरे काफी ज्यादा क्लोज है, वो मेरी छोटी बहन है, बट शीशे को तो वो प्लान काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और वो बोलते है कि भैया मैं आपको किस कर सकती हूँ क्या। और वो लिटरली लिप पे किस करने के लिए बोल रही थी। और सातो बोलता है कि तू थोड़ा पागल वागल है, दिमाग नहीं है तेरे अंदर बिल्कुल भी। और ये प्लान तो उतना बढ़िया तरीके से नहीं गया। और तभी माओ बोलते हैं कि अच्छा तो सातो की अगली गर्लफ्रेंड मैं बनने वाली हूँ। और सातो बोलता है कि मैं अब ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला गेम नहीं खेलने वाला, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और माओ बोलते हैं कि ऐसे थोड़ी ना होता है, शीशे के साथ तो तुम बन गए बट अभी मेरे साथ क्यों नहीं बन रहे। और वो ना काफी ज्यादा रोने लगते हैं, मतलब कि उसी तरीके की हरकतें करने लगती है बच्चों वाली। और सभी लोग ना इसके बाद हिमारी को बोलने लगते हैं कि सच बताओ तो ये प्लान बहुत ही ज्यादा बेकार है। और हिमारी भी बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, एक बार और ट्राई करते हैं हम। और इसके बाद फाइनली वो वहाँ पे रिवील कर ही देते हैं कि अच्छा सा तो हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करते हैं कल से। और वो बोलते हैं कि तुम ना अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। और हिमारी को तो एक्टिंग करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको भी पता है वो तो सातो को ऑलरेडी काफी ज्यादा पसंद करती है। और इसके बाद अकाने में घर पे दिखाई जाती है और उसको ये प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और वो ना सातो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। और इसके बाद अकाने ना अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और बोलते है कि हिमारी तो हमारी मदद करने की कोशिश कर रही है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और अकाने ना खुल के नहीं बोल पा रही थी, वो बोलती है कि तुम ना अपने आप को खो दोगे एक तरह से हिमारी के साथ जाओगे डेट पे तो। और सातो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार अकाने क्या बोलने की कोशिश कर रही है। और अकाने ना सबसे मेन बात तो खुल के बोल भी नहीं पा रही थी वहाँ पे। और वो बोलता है कि तुम ना बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम दोनों ना अपने बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उस लाइन से ऊपर जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मतलब कि वो गले लगना और किस की बात कर रहा था उस टाइम पे। और इसके बाद अकाने मान जाती है और बोलती है कि अगर तुम कुछ भी करने की कोशिश किया ना तो समझ लो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और इस टाइम पे लिटरली भाई वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। और इसके अगले दिन सातो और हिमारी दोनों एक साथ स्कूल जाने लगते हैं और कुछ लड़कियां ना आपस में अगेन बात करने लगते हैं कि आखिरकार हिमारी तुम आज सातो के साथ क्या कर रही हो। और इसके बाद अगेन वो लंच टाइम पे ना सातो के पास आती है लंच खाने के लिए बोलती है। और सातो बोलता है कि बट मैं तो अभी अकाने के साथ लंच करने वाला था। और हिमारी बोलते है कि तुम फिक्र मत करो, वो अकेले कर लेगी। और इसके बाद ना सातो को लेकर चली जाती है बाहर। और बेचारी हिमारी भी हमें दिखाई जाती है जो कि उस टाइम पे काफी ज्यादा उदास थी, साफ पता लग रहा है। और इसी तरीके से वो दोनों एक साथ बैठ के लंच करते हैं और एक तरह से उनका प्लान अच्छी तरीके से जा रहा था, सभी का ध्यान उन्हीं के ऊपर था। और इसके बाद वो सातो को ना एक कमरे में लेके जाती है और उस कमरे में ना काफी ज्यादा अंधेरा होता है। और सातो बोलता है कि आखिरकार हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। और अकाने ना बहाना बनाने लगता है कि ऐसे ही हम यहाँ पे बस थोड़ा बातचीत करने के लिए आए, मतलब कि थोड़ा इधर उधर की बातें करने लगती है। अकाने
अकाने नहीं हिमारी, आप लोग समझ जाओ, थोड़ा नाम का इधर उधर हो जाता है। और इसके बाद सातो ना हंसने लगता है और हिमारी बोलती है कि तुम इस तरीके से हंस क्यों रहे हो। और सातो बोलता है कि मैंने ना इस तरीके से तुम्हें आज तक कभी भी नहीं देखा था, इतना केयर फ्री होके। और इसके बाद हिमारी शर्मा के सातो को बोलते है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें काफी पसंद करती हूँ। और इसके बाद तभी हिमारी बोलते है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हक करो। जब मैं तुम्हें शीशे के साथ देखती हूँ, जब शीशे को तुम हक करते हो तो मुझे काफी ज्यादा जेलसी फील होता है। और इसके बाद वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज तुम ऐसा करो और इसके बाद हम बाद में सब कुछ भूल जाएंगे। और लिटरली भाई सातो ये करने के लिए मान जाता है। देख रहे हो भाई लौंडा काफी ज्यादा शाना है। और इसके बाद सातो उसको अपनी गोद में बिठा लेता है और हिमारी बोलते है कि तुम्हें पता है ना कि अभी वो हमारे पर नजर रखे है और तुम्हें अभी पूरी अच्छी तरीके से एक्टिंग करना होगा। और वो बोलते हैं कि तुम मुझे और भी टाइटली पकड़ लो। और लिटरली बाहर ना सभी लोग देख रहे होते हैं और आपस में ना इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे। और हिमारी जो थी वो तो आनंद ले रही थी, उसके लिए तो एक तरह से जन्नत का मामला था भाई ये। और हिमारी बता भी रही होती है कि इस टाइम पे ना मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ, बट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद ना पूरी क्लास के बच्चे ना हिमारी को घेर के बोलने लगता है कि आखिरकार तुम खाली कमरे में सातों के साथ क्या कर रही थी। और हिमारी भी ऐसे एक्टिंग करती है जैसे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रही थी और तुम लोग गलत सोच रहे हो, मैं तो थी ही नहीं वहाँ पे। थोड़ा ऐसे नॉर्मली वाला एक्टिंग नहीं होता कि भाई तू गलत सोच रही है। और इसके बाद हिमारी फाइनली वहाँ पे बता देते हैं कि मैं और सातों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और ये सुनकर ना क्लास के सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं और वो अकाने वाली रूमर्स को ना अब रूमर्स मारने लगते हैं। और इसके बाद वो बोलने लगते हैं कि तुम ना ज्यादा मत सोचो, हम बस नॉर्मली डेट कर रहे हैं। और साथ ही मैंने जो अकाने और सातों के एक साथ रहने वाली बात बताई थी ना, वो एक तरह से जोक था। और वो बताते हैं कि मैं और सातों एक कपल है और मैं तो बस अकाने को थोड़ा जेलसी फील करवाना चाहती थी, मैंने इसलिए ये सब बोला था। और बेचारी अकाने भी हमें दिखाई जाती है और लिटरली भाई वो काफी ज्यादा सैड लग रही थी उस मोमेंट पे। और क्लास के अंदर ना बाकी बंदे भी ना उसकी बात मान जाते हैं, मतलब कि उनको रियल लगने लगता है कि हिमारी और सातों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और इसके बाद सातों ना हिमारी को धन्यवाद भी करता है, उसकी वजह से भाई काफी बड़ी प्रॉब्लम से ये लोग बच गए। और इसके बाद अकाने ना हिमारी को बोलने लगते हैं कि तुम और ज्यादा लंबे टाइम तक तो ये नहीं करने वाली ना, क्योंकि तुम दोनों ना सच में काफी ज्यादा इडियट लगते हो ऐसे एक कपल के तौर पे। और हिमारी ना काफी ज्यादा हंसने लगती है और बोलते है कि कोई बात नहीं, मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है उसके साथ और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ये तो एक प्लान का पार्ट है ना। बट सच बात तो ये था कि उसको सातों के साथ टाइम स्पेंड करने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और वो ना वहाँ पे अकाने की बात नहीं सुनती और चुपचाप निकल लेती है। और शर्त लगा लो भाई ये अकाने का ना पत्ता कट करने की कोशिश कर रही है मदद करने के बहाने। और जो भी लोग हिमारी के फैंस थे ना भाई अब लिपेट दो आप लोग कमेंट सेक्शन में उनको। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि हिमारी ना मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब कि बंदे कमेंट कर रहे थे अकाने फैन भाई लिपेट दो हिमारी फैंस को, क्योंकि बंदा लेके जा रही है हिमारी। और इसके बाद ना हिमारी और सातों ना दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बुक खरीदने जाते हैं, साथ ही कुछ खाने पीने के लिए जाते हैं एक साथ। और सातों बताता है कि आज ना मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद ना घर जा रहा होता है और तभी हिमारी बोलती है कि क्या तुम मेरे घर पे चलना चाहोगे। और सातों ना उसको मना करके ना वहाँ से चला जाता है। और इस बात पे ना हिमारी थोड़ा उदास हो जाती है, लेकिन अगले पल ही सातों वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि बस मैं थोड़े टाइम के लिए तुम्हारे घर पे जाने वाला हूँ। और इसके बाद वो दोनों हिमारी के घर पे आते हैं और उसका कमरा ना काफी ज्यादा साफ था और उसके कमरे में ना सातों की भी फोटो थी। और वो फोटो देख के सातों काफी हैरान हो जाता है और हिमारी ना एक्सप्लेनेशन देने लगती है, मतलब कि एक तरह से थोड़ा शर्मा गई थी वहाँ पे। और इसके बाद सातों ना उसके कमरे में देखने लगता है और उसको ना काफी सारी बुक्स दिखाई देती है हिमारी के कमरे में, मतलब कि। और इसके बाद हिमारी सातों के लिए चाय बना के लाती है और वो चाय पीने में ना सातों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, काफी अच्छा टेस्ट लगता है उसको। और इसके बाद ना हिमारी उसको मोबाइल भी दिखाती है और ग्रुप चैट, मतलब कि स्कूल के ग्रुप चैट में ना अब सभी चीज एकदम नॉर्मल हो गया था, मतलब कि अकाने का पत्ता एकदम साफ हो गया था, अब रूमर जो भी था मतलब कि। और इसके बाद सातों ना उसके बुक्स के बारे में बात करने लगता है, हिमारी के बुक्स के बारे में। और इसके बाद हिमारी बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि मिडिल स्कूल में मुझे लोग काफी ज्यादा बुली किया करते थे और अकाने ही थी जो मेरी मदद किया करती थी। और उस टाइम पे मेरे पास कुछ करने के लिए रहा नहीं करता था, तो मैं थोड़ा स्टडी पे ध्यान दे दिया करती थी। और मुझे पता है कि तुम्हें जब मेरे बारे में कुछ ज्यादा चीजें पता लग जाएगी तो तुम मुझे क्यूट नहीं बोलोगे। और सातों बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ कि तुमने अपनी फ्रेंड के लिए इतना कुछ किया। और इसके बाद तभी हिमारी बोलते है कि सातों क्या तुम्हें अकाने को लेकर कोई रोमांटिक फीलिंग्स है और क्या मेरा चांस अभी हल्का सा भी है या फिर नहीं है। और सातों ना ये सब बताने के लिए ना तैयार नहीं हो रहा था वहाँ पे। और हिमारी बताने लगते है कि मेरे पेरेंट्स ना घर पे नहीं रहते। और सातों भी बताता है कि सेम मेरी तरह मेरे पेरेंट्स भी बिल्कुल भी घर पे नहीं रहते। और वो बताता है कि आज तक कभी भी मेरे पेरेंट्स ना मेरे साथ स्कूल नहीं गए, मतलब कि स्पोर्ट्स डे वाले दिन या फिर फेस्टिवल वाले दिन। और हिमारी भी बोलते है कि सच में तो काफी लकी बात है कि हम दोनों में काफी सारी चीजें एकदम सिमिलर सी है। और इसके बाद सातों वहाँ से जा रहा होता है ना, तभी हिमारी उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि प्लीज मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ, मैं यहाँ पे अकेले बोर हो जाती हूँ, मतलब कि थोड़े टाइम के लिए रुकने के लिए बोलती है। और इसके बाद रात के टाइम पे सातों घर पे जाता है और अकाने बोलते है कि तुम इतने टाइम से हिमारी के घर पे थे ना। और सातों बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, हिमारी के पेरेंट्स नहीं थे तो मुझे थोड़े टाइम उसके घर पे रुकना पड़ा। और हिमारी के पेरेंट्स नहीं थे ये सुन के ना अकाने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद तभी अकाने अपने रूम में जाती है और वो ना सीधा हिमारी को कॉल मिलाती है। और तभी हिमारी बोलती है कि सातों घर पे तो अच्छे से
पहुंच गया ना, और अकाने बोलते हैं कि हाँ पहुंच गया, और वो बताते हैं कि हमने साथ में मिलकर डिनर भी किया था। और इसके बाद वो ना और भी काफी सारी चीजें बताने लगती है, और अकाने तभी पूछती है कि आखिरकार ये ड्रामा कब तक चलने वाला है, ये एक्टिंग और कब तक करने वाले हैं। और हिमारी बोलते हैं कि अगर मेरा बस चले तो मैं तो ये हमेशा करती रह जाऊं। और वो बोलते हैं कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अकाने बोलते हैं कि नहीं मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट भाई सच में काफी बड़ी प्रॉब्लम थी इससे। तो अकाने को बोलता है कि हम इतने टाइम से एक साथ रह रहे हैं, बट हमने अभी तक अपना नंबर एक्सचेंज नहीं किया। और नंबर लेते टाइम अकाने बताती हुई कि लाइफ में फर्स्ट टाइम है जब मैंने किसी लड़के का नंबर लिया है, मतलब कि अपने फोन में सेव किया है। और इसके बाद अचानक से वो दोनों अगेन वहाँ पे काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, और यहाँ पे ना कोई रीजन नहीं होता लड़ाई करने का। और इसके बाद सातो ना अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है, और तभी अचानक से ना उसके फोन में एक मैसेज आता है, और वो मैसेज ना अकाने ने किया था। और मैसेज करने के बाद ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और सातो भी सोचता है कि लड़की पागल वागल है, बगल में ही तो ऐसे भी तो बात कर सकती है। और लिटरली इसके बाद ना वो लगातार काफी सारे मैसेजेस करने लगती है, और मैसेज करते टाइम वो लिटरली काफी ज्यादा खुश होते जा रही थी। और सातो भी सोचा था भाई इसको क्या हो गया, ये अचानक से इतने सारे मैसेजेस क्यों करने लग गई। और इसके बाद तभी अकाने ना बाहर चली जाती है, जैसे सातो उसको देखता है तो बाहर चली जाती है। और तभी सातो के फोन पे ना किसी का कॉल आता है, और सातो कॉल पिक करता है ना, तो वहाँ से आवाज आता है कि हेलो मैं अकाने बोल रही हूँ। और लिटरली भाई ये सुन के ना सातो बोलता है कि हम दोनों ना एक ही छत के नीचे है, तुम नॉर्मली भी बात कर सकते हो मुझसे। ये उसने गुस्से में बोला था, बट मुझे हंसी आ रही थी इस टाइम पे। और स्कूल में ना सातो सीसे के साथ बैठा हुआ होता है, और तभी वहाँ पे माओ आती है, और वो ना सातो में काफी ज्यादा चेप होने लगती है। और सातो भी बोलता है कि तुम्हें ना थोड़ा दूर होके बैठना चाहिए। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि मुझे ना तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। और माओ बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे क्रश के बारे में जानना चाहते हो, और मेरे क्रश तो सच बताऊं तो तुम ही हो। और वो बताता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि पार्टी में मैं एक टाइम पे एक लड़की से मिला था, और अगर तुम मुझे उसके बारे में बताते हो ना, तो तुम जो भी कुछ मांगोगे ना मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। और माओ बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि उसके बदले मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही बड़ी चीज मांगने वाली हूँ। और इसके बाद ना सातो बताने लगता है उसी पार्टी के बारे में जहाँ पे माओ और अकाने दोनों थी, बट वहाँ पे मैंने उस लड़की को देखा, और वो काफी ज्यादा मासूम और भोली शकल वाली थी, और अकाने से तो उसकी शकल बिल्कुल भी नहीं मिलती थी, मतलब कि वर्तमान वाली शकल से। और तभी माओ बोलते हैं कि अगर तुम्हें जानना ना उस लड़की के बारे में, तो तुम्हें पहले मुझे हक करना होगा। और इसके बाद तभी सातो बोलता है कि अगर ऐसी बात हो तो ठीक है, और वो ना हक करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। लेकिन तभी माओ ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है, और तभी सीसा ही बोलती है माओ को कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, मतलब कि दोनों ही थोड़ा टाइम पास करने वाली बातें करने लगते हैं। और इसके बाद दोनों वहाँ से तुरंत कल्टी भी खा लेते हैं। और सातो बोलता है कि तुम तो मुझे कुछ बताने वाली थी ना माओ, लेकिन वो सुनती नहीं है और निकल जाती है। और इसके बाद तभी अकाने ना और काफी ज्यादा मैसेजेस फोन पे करने लगते हैं, और सातो सोचता है कि भाई ये लड़की बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाली। और इसके बाद सातो ना घर पे बैठा होता है, और तभी ग्रैंडपा का कॉल आता है फोन पे, बट वो फोन ना पिक नहीं करता। और तभी अचानक से ना टीवी पे वीडियो कॉल आ जाता है, और ये देख के ना सातो काफी ज्यादा डर जाता है, और बोलता है कि आप ना इस तरीके से डराए मत करो मुझे। और ग्रैंडपा बताता है कि बस ये तो नॉर्मल सा वीडियो कॉल है, और एक तरह से ना उनका फैमिली कोलैबोरेशन होने वाला था, मतलब कि होजो का जो चचेरा भाई था, ग्रैंडपा का चचेरा भाई, वो 70 साल का होने वाला था, इसलिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसमें केवल होजो फैमिली के ही बंदे इनवाइटेड थे। और सातो बोलता है कि आपकी चचेरी बहन है ना उसके ऑर्गेनाइजर। और ग्रैंडपा बताता है कि वो ना अभी दूसरे काम में काफी ज्यादा व्यस्त है, और अगर तुम उत्तराधिकारी बनना चाहते हो ना, तो भाई निश्चित रूप से ना उससे तो दुश्मनी करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। और इसके बाद तभी वहाँ पे अकाने आती है, और सातो बताता है कि ग्रैंडपा का कॉल था, और वो ना इन्वाइट किया है मुझे एक पार्टी में, और क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। और अकाने बोलती है कि बट आखिरकार मैं क्यों चलूं। और सातो बोलता है कि मैं अपनी बाकी फैमिली से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। और अकाने बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, काफी शर्माते हुए बोलते हैं कि मुझे काफी ज्यादा शर्म आएगा इसमें। और सातो ना काफी सारी चीजें बताने लगता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा मजा आएगा, और खाने पीने का भी काफी सामान होगा। लेकिन उसके बाद भी अकाने बोलते हैं कि मैं अभी ना इस काम के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, मतलब कि सातो की फैमिली से मिलने के लिए। और सातो बोलता है कि तुम्हें अपने आप पे फोर्स करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो कोई बात नहीं, बट तुम घर पे अकेले रह तो सकती हो ना। और अकाने बोलते हैं कि हाँ मैं घर पे क्यों नहीं रह सकती अकेले, मुझे डर थोड़ा ना लगेगा। और इसके बाद वो दोनों ना अगेन वहाँ पे काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। और सातो बोलता है कि तुम्हें लास्ट टाइम का तो याद है ना, घर में तुमने भूतिया खबर फैला दी थी। और अकाने बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, इस बार मैं एकदम रेडी हूँ उस चीज के लिए भी। और वो बोलने लगते हैं कि तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि मैं हिमारी के साथ काफी ज्यादा हैंग आउट भी करने वाली तुम्हारे जाने के बाद। और इसके बाद सातो जा रहा होता है, और वो अगेन अकाने से पूछता है कि क्या तुम श्योर तो हो ना, तुम्हें नहीं चलना मेरे साथ। और अकाने बोलते हैं कि हाँ तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम जा सकते हो। और इसके बाद सातो ना गाड़ी में बैठ के अपना निकल जाता है फैमिली ट्रिप पे, मतलब की पार्टी में। और वो वहाँ पे पहुंचता है ना, और भाई उसके वेलकम करने के तरीके से ही पता लगता है कि भाई सातो काफी ज्यादा अमीर है, मतलब कि इतने सारे सर्वेंट केवल सातो का वेलकम करने के लिए थे वहाँ पे। और इसके बाद वो दोनों फाइनली वहाँ पे पहुंचते हैं, और ग्रैंडपा ना उनको आगे आके बैठने के लिए बोलते हैं। और सातो बोलता है कि मैं ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और ग्रैंडपा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम आके बैठो तो सही। और इसके बाद वो आगे आके बैठते हैं, और वो दोनों ना कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं अपनी ग्रैंडमा को। और जब मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में, भाई का बर्थडे भाई का नहीं होता बल्कि बहन का बर्थडे होता
होता है और इसका नाम ना सिजुका होती है और ये ना धन्यवाद भी करती है उस चीज के लिए। और ग्रैंडपा बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हारी वाइफ कहाँ गई, मतलब कि वो क्यों नहीं आई। और सातो बोलता है कि उसको ना कुछ काम था इस कारण वो नहीं आ पाई। और इसके बाद ना वो लोग वहाँ पे काफी ज्यादा मजाक मस्ती वाली बातें करते हैं, मतलब कि मजाक मस्ती तो केवल ग्रैंडपा ही कर रहे थे, सातो तो बस वहाँ पे सहन कर रहा था एक तरह से। और सिजुका जो होती है ना वो अपने भाई को ना चुप रहने के लिए भी बोलती है, मतलब कि इतना ज्यादा फालतू बोलने के लिए भी मना करती है। और ये देख के ना सातो भी हैरान हो जाता है कि भाई कोई तो है चलो जो मेरे ग्रैंडपा को शांत करवा सकती है। और इसके बाद सातो बोलते हैं कि क्या आप ग्रैंडपा को समझा सकते हैं कि वो शादी के लिए उतना फोर्स ना करे। और ग्रैंडपा ना काफी सारी चीजों के बारे में बताने लगता है कि ग्रैंडपा का डिसीजन ना ज्यादातर गलत नहीं होता और देखा जाए तो वो लड़की तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी भी है और इसमें मेरा भी डिसीजन था और तुम दोनों काफी ज्यादा खुश भी रहने वाले हो आगे जाके। और वो ये भी बताते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम आगे जाके सीसई के साथ ही एक दिन शादी करोगे। और ये सुन के ना वहाँ पे सीसई जो होती है ना वो भी लिटरली काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, मतलब कि ब्लश करने लगती है, हैरान क्यों होगी वो। और इसके बाद तभी सातो बोलता है कि सीसई तुम्हें कुछ हुआ है क्या। और सीसई बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और इसके बाद वो अपने दूसरे दुनिया की कहानी सुनाने लगती है जिसमें मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट होगा। और इसके बाद सीसई ना वहाँ से चुपचाप उठ के चली जाती है काफी ज्यादा ब्लश करते हुए। और इसके अगले सीन में सातो सीसई को समझाता है कि तुम ना ज्यादा सीरियस मत लेना उस बात को, वो ना एक जोक मार रही थी एक तरह से। और सीसई बताते हैं कि वैसे देखा जाए तो उतना ज्यादा बेकार आइडिया भी नहीं है। और इसके बाद वो बोलते हैं कि सातो तुम मुझे सुला दो। और सातो बोलता है कि हाँ मैं ये काम काफी आसानी से कर सकता हूँ। और इसके बाद हमें अकाने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमारी ना उसके घर पे आई होती है और वो आते ही सीधा अकाने को गले लगा देती है। और वो बताते हैं कि मुझे बुलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे नफरत करने लगी हो उस प्लानिंग के बाद, मतलब कि सातो और उसके क्लोज आने के कारण। और अकाने बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी भलाई के लिए ये सब काम कर रही थी। और इसके बाद वो अगेन वहाँ पे सातो को काफी ज्यादा गाली भी बकने लगती है। और हिमारी भी काफी खुश होते हुए बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है बट हम काफी अच्छे दोस्त रहेंगे। और इसके बाद वो दोनों ही मिलकर ना कपकेक बनाने लगते हैं और काफी सारे कपकेक बनाए थे। और इसके बाद कपकेक को बेक होने के लिए रख देते हैं और कुछ टाइम तक ना वो दोनों बातचीत करने लगते हैं जहाँ पे वो लोग बात करते हैं कि हम दोनों काफी टाइम बाद इस तरीके से चिल कर रहे हैं। और टाइम भी हो जाता है और कपकेक भी एकदम रेडी हो जाता है। और इसके बाद तभी हिमारी बोलते है कि मैं पिक्चर्स क्लिक करके ना सातो को भेज देती हूँ। और अकाने बोलते है कि तुम्हारे पास सातो का नंबर कब आया। और हिमारी बताती है कि वो तो मेरे पास काफी टाइम पहले आ गया था। और ये सुन के ना अकाने थोड़ा सा उदास हो जाती है। और इसके बाद वो ना सातो को भेज भी देती है। और इसके बाद वो काफी सारी चीजें बताने लगती है। और वो ये भी बताते हैं कि मैं सातो को ना हमेशा पिक्चर्स क्लिक करके भेजा करती हूँ। और वो ना पिक्चर भी दिखाती है। और वो पिक्चर देखने के बाद ना अकाने बोलने लगते हैं कि कहीं तुम्हें वो ब्लैकमेल करने की तो कोशिश नहीं कर रहा ना। और हिमारी बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं खुद ही अपने मर्जी से सारी पिक्चर्स उसको भेजती हूँ क्योंकि मैं उसको काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, मैं उसको प्यार करती हूँ, तो मैं ये तो कर ही सकती हूँ उसके लिए। बट सच बात तो ये है कि वो हमेशा मेरी फोटोज को स्किप कर देता है। और अकाने भी सोचती है कि भाई पता नहीं आखिरकार मेरी दोस्त कैसी है, ये तो एकदम सिंप टाइप है। और इसके बाद तभी हिमारी के फोन पे ना सातो का मैसेज आता है और वो दोनों बात करने लगते हैं। और ये देख के ना अकाने काफी ज्यादा उदास हो जाती है और सोचती है कि पता नहीं ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। और इसके बाद तभी हिमारी बोलती है कि क्या तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है, मतलब कि सातो का। और अकाने बोलती है कि तुम कैसे सोच सकते हो मेरे पास उसका नंबर नहीं है, मेरे पास है उसका नंबर। और इसके बाद तभी हिमारी बोलती है कि अकाने मुझे ये बताओ कि प्यार का अपोजिट क्या होता है। और अकाने ना हेट बताती है और हिमारी बताते है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, प्रेम का अपोजिट ना उदासीनता होती है, मतलब कि सैडनेस। क्योंकि अगर आप उसकी परवाह नहीं करोगे ना तो ऐसा नहीं कि आप उससे नफरत करोगे, आप उससे नफरत भी नहीं करोगे। और तभी अकाने बोलते हैं कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे समझाओ तो सही। और वो ना कुछ बताने वाली होती है लेकिन तभी बोलते हैं कि अच्छा चलो हटाओ उसको, हम केक को सजाते हैं। और इसके कुछ टाइम बाद हिमारी अपने घर पे भी चली जाती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके काफी ज्यादा अच्छा लगा। और रात के टाइम पे अकाने पढ़ाई कर रही थी और सोचती है कि मैं ना काफी ज्यादा पढ़ूंगी और सातों से भी ज्यादा नंबर लेके आऊंगी। और वो ना केवल मोबाइल की तरफ देखे जा रही थी और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था अकेला, मतलब कि सातों की याद आ रही थी एक तरह से। और इसके बाद हमें सातों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंडपा ना उसको एक ड्रिंक पीने के लिए बोलते हैं, मतलब कि कोई जूस टाइप ड्रिंक होता है बट देखने में तो भाई काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और सातों ना मना करते हुए पीने के लिए, लेकिन ग्रैंडपा को तो आप जानते हो काफी ज्यादा फोर्स करने लगते हैं। और सीसे ना सो गई थी और सातों ना सीसे को रुई के पास लेके चली जाती है। और रुई बताती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बट वो ना कल और भी ज्यादा खुश होगी जब आप उसके बगल में सोओगे, मतलब कि आप उसके पास सो जाओगे तो। और सातो बोलता है कि मैं उसके लिए ना एक अच्छी कंपनी नहीं हूँ और मैं ना उसके बगल वाले कमरे में जाके सो रहा हूँ, मतलब कि मैं उसको परेशान करना नहीं चाहता। और इसके बाद सातो ना अपने कमरे में चला जाता है और तभी ना उसके पास अकाने का कॉल आता है। और सातो बोलता है कि तुम्हें मेरी याद आ रही है क्या। और अकाने बोलते है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मुझे तुमसे थोड़ा लड़ाई करने का मन कर रहा था। और लिटरली वो ना कॉल पे उससे लड़ाई करने लगती है इसके बाद। और इसके बाद अकाने सातो को बोलते है कि तुम ना जल्दी से घर पे आ जाना। और ये सुन के ना सातो को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद रात के टाइम पे ना अकाने ना हेडफोन लगा के सो रही थी, उसको काफी ज्यादा डर लग रहा था इस कारण। और तभी ना उसको कुछ आवाज सुनाई देता है और वो काफी ज्यादा डर जाती है और सोचती है कि अभी तो सातो भी नहीं है मुझे बचाने के लिए। और तभी ना वो पेन लेके ना खिड़की की तरफ मारने वाली होती है, लेकिन तभी पता लगता है कि वो
तो सातो है और वो ना खिड़की पे लटका हुआ था, लेकिन अकाने ना जैसे तैसे करके उसको बचा लेती है। और इसके बाद तभी अकाने बोलते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो और तुम दरवाजे के रास्ते से नहीं आ सकते थे क्या? और सातो बोलते हैं कि मैंने ना पहले वहीं से ट्राई किया था, डोरबेल बजाया था, बट तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और अकाने बोलते हैं कि शायद मैंने हेडफोन लगा रखा था, इस कारण मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। और अकाने सोच रही थी कि आखिरकार ये सेकंड फ्लोर पे इतने ऊपर कैसे चढ़ गया। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम पार्टी छोड़ के यहाँ पे क्यों आ गए? और सातो ना काफी ज्यादा शर्माते हुए बोल रहा था कि मुझे भी ना तुमसे थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करने का मन कर रहा था। और ये सुन के ना अकाने भी वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है। और इसके बाद सातो नहा रहा था और तभी वहाँ पे अकाने जाती है और उसके ना कोट को ना साफ करके ना उसके अंदर रख देती है। तो उसको भी काफी ज्यादा अच्छा लगा था जब सातो आ गया था घर पे वापस। तो और इसके बाद सातो अपने रूम में सोने के लिए आता है और वो बोलता है कि तुम चेंजिंग रूम में आई थी क्या? मतलब कि जब मैं नहा रहा था तो। और इसके बाद अकाने ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार तुम ये सब कैसे बोल सकते हो? और लिटरली इसके बाद फिर से दोनों की वहाँ पे काफी ज्यादा लड़ाई होती है। और इसके बाद सातो चुपचाप जाके सो जाता है। और इसके बाद अकाने भी ना सोचने लगता है कि ना काफी ज्यादा थक गया और उसको ना सोने के लिए बोलती है कि तुम सो जाओ प्यार से। और वो ना उसके काफी ज्यादा क्लोज जाके बोलती है कि वेलकम बैक। और ये सारी बातें सुन के ना सातो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो उस टाइम पे जगा हुआ था और वो सोच रहा था कि इस टाइम पे ना मेरे काफी ज्यादा क्लोज थी और उसके बाल ना मेरे गर्दन को भी टच कर रहे थे। और हमें अकाने भी दिखाई जाते हैं, वो भी उस टाइम पे जगी हुई थी। हमें अकाने दिखाई जाती जो कि सातो को देख रहा था। और तभी सातो की आंख खुलती है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम क्या देख रही हो? और अकाने बताने लगते हैं कि मैंने ऐसा फील कर रही थी कि मैंने एक पिगी को सोते हुए देख रही हूँ। और ये सुन के ना किता से वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद दोनों के बीच में ना अगेन वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद सातो ना बर्तन धो रहा था और तभी अकाने वहाँ पे आती है और बोलते हैं कि किता से तुम क्या करने वाले हो? और किता से बोलता है कि बुक रीड करूंगा मैं। लेकिन तभी अकाने बोलते हैं कि क्यों ना हम आज मूवी देखें, क्योंकि काफी टाइम से मैंने हैंग आउट नहीं किया। और इसके बाद उसने ना काफी सारी कुकी भी बना रखी थी और वो बताते हैं कि मूवी देखते टाइम हम इसको खाएंगे। और सातो ना भाई वहाँ पे सच में काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि आखिरकार ये इतना अच्छा क्यों बन रही है। और तभी उसके पास हिमारी का मैसेज आता है और वो देखने के बाद ना अकाने काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अगेन उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और किताब से कुछ समझ में आ जाता है कि अकाने ना थोड़ा जेलसी फील कर रही है। और तभी सातो बोलता है कि तुम मुझसे पहली बार हाई स्कूल में मिली थी ना, तो आखिरकार तुम मेरे परिवार को कैसे जानते हो, जो फैमिली को मतलब की। और अकाने ना वहाँ पे काफी ज्यादा बहाना बनाने लगते हैं। लेकिन तभी सातो बोलता है कि तुम ना मुझे पागल नहीं बना सकते, क्योंकि मेरा दिमाग ना काफी ज्यादा तेज है। और अकाने काफी ज्यादा उस पर गुस्सा होने लगती है और बोलती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी ज्यादा बेकार हो तो मैं तुम्हारे पास कभी आती ही नहीं मूवी देखने के लिए। और वहाँ से ना चुपचाप जाने लगती है। और इसके बाद अकाने अपने रूम में जाती है और वो काफी ज्यादा घबराई होती है उस टाइम पे। और लिटरली हमें तभी वहाँ पे एक चीज रिवील होता है कि पार्टी में सातो एक लड़की से मिला था जिसके बारे में वो सबसे पूछता फिरता है। वो लड़की और कोई नहीं अकाने होती है। और सातो और अकाने दोनों पार्टी में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ। बट सातो को पता नहीं था उस टाइम पे कि उसका नाम अकाने है। और उस दिन के बाद से अकाने ने कभी भी सातो को नहीं देखा। बट तभी उसने हाई स्कूल में पहली बार सातो को देखा। और अकाने ना सातो को देखने के बाद ना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद वो उससे बात करने की कोशिश करती है। बट सातो ना अकाने को वहाँ पे नहीं पहचानता। और अकाने बताने लगती है कि सातो तुम काफी ज्यादा बेकार हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया बट तुमने मुझे नहीं पहचान पाया। और वो बोलती है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा नफरत करती हूँ। और इसके बाद वो वहाँ पे काफी ज्यादा रोने भी लगती है। और इसके बाद तभी सातो अकाने के पास जाता है और बोलता है कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम डॉक्टर के पास जा सकती हो। और अकाने बोलते हैं कि नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। और सातो बोलता है कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना। और इसके बाद ना वो वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि तुम डिनर कर लेना, मैं बाहर से। और इसके बाद हमें हिमारी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना कुछ बंदे आ जाते हैं और वो सभी ना हिमारी को वहाँ पे परेशान करने लगते हैं। मतलब उसका हाथ पकड़ के ना उसको खींचने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे सातो आ जाता है और वो बंदे लोग बोलते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन जो इस लड़की को बचा रहे हो। और सातो बताता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और अगर तुमने ज्यादा कुछ पंगे लिए ना तो अभी तुम्हारे साथ काफी गलत हो सकता है। और इसके बाद वो बंदे ना डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। और हिमारी ना उसको धन्यवाद करती है। और सातो बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। और हिमारी बताते है कि बस मैं ऐसे थोड़ा टाइम पास कर रही थी यहाँ पे। और इसके बाद तभी सातो बोलता है कि आखिरकार तुम अपने घर क्यों नहीं जा रही। और हिमारी बोलती है कि मैं घर नहीं जा सकती। और सातो बोलता है कि तुम कीज भूल गई क्या। और हिमारी बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं उनके साथ नहीं रह सकती। और वो बताते हैं कि मैं अपने डैड की वाइफ के साथ नहीं रह सकती, मुझे उनके साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वो बताते हैं कि मैंने जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक किया था वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद लिटरली वो वहाँ पे सातो को किस कर लेती है। हाँ भाई लिटरली ये होता है और सातो उसको रोकता भी नहीं है। और इसके बाद स्कूल में ना सातो एक जगह पे बैठा होता है और तभी वहाँ पे माओ और साथी शीशे आ जाते हैं और वो दोनों
दोनों ना उसको परेशान करने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और सातो बोलता है कि बस ऐसे थोड़ा बैठा हुआ था यहाँ पे। और इसके बाद तभी माओ ना वहाँ पे काफी गुस्सा होते हुए बोलने लगता है कि तुमने मेरी बहन को किस किया ना। और सातो बोलता है कि तू पागल वागल है क्या, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करने वाला तेरी बहन के साथ। और उन दोनों के बीच में ना वहीं पे थोड़ा लड़ाई झगड़ा होने लगता है। इसके बाद तभी वहाँ पे हिमारी भी आ जाती है और उसको देख के ना माओ काफी ज्यादा खुश होती है और वो बोलती है कि क्या तुम हमारी मदद करवाओगी। सातो से हम काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 20 घंटे लगने वाले हैं। और वहाँ पे वो लोग बात करने लगते हैं कि अकाने को सातो ने किस किया था। और ये सुनकर ना हिमारी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है क्या तुम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हो और क्या तुम इसमें हमारी मदद कर सकते हो। माओ बोलती है और हिमारी बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे कुछ टाइम दो, मैं तुम्हें बताती हूँ। और सीसई और माओ दोनों वहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं इसके बाद। और इसके बाद ना हिमारी माफी मांगने लगते हैं कि उसने ना कुछ ज्यादा ही कर दिया, बट उसको करने में काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद वो पूछने लगते हैं कि क्या तुमने आज से पहले कभी किसी को किस किया है। और सातो मना कर देता है। और ये सुनकर ना हिमारी भी काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था, मतलब कि सातो का भी और उसका भी। और इसके बाद तभी हिमारी बोलती है कि क्या हम इसको दोबारा कर सकते हैं। और सातो वहाँ पे साफ मना कर देता है। बट भाई सातो वहाँ पे फुल लाइन दे रहा था, एक तरह से साफ पता लग रहा था, मतलब कि लाइन दे रही थी हिमारी, तो सातो पीछे तो बिल्कुल भी नहीं हट रहा था। वहाँ पे लिटरली हिमारी ना आई लव यू भी बोलती है सातो को, बट सातो ना कुछ भी नहीं बोलता। और इसके बाद तभी अकाने ना क्लास के अंदर आती है और कुछ लड़कियां ना हिमारी के बारे में बात कर रही थी और अकाने ना उसके बारे में पूछती है। तभी वो लड़कियां बताती है कि हिमारी और सातो ने एक दूसरे को किस किया था। और ये सुन के ना अकाने वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वहाँ से भागती बनती है। और इसके बाद वो घर पे भी आके ना काफी ज्यादा परेशान थी और अपने और हिमारी के ना बचपन के सीन्स को याद करने लगती है, जहाँ पे हिमारी बोलती है कि मैंने तुम्हारी काफी अच्छी दोस्त बनूंगी और तुम भी मेरी दोस्ती रहना हमेशा। और तभी सातो घर पे आता है और वो अकाने को बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। और अकाने बोलते है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और इसके बाद तभी ना वो एक पैकेट देता है अकाने को और बोलता है कि मुझे लगा तुम्हारा मूड खराब होगा और इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ ताकि तुम्हारा मूड अच्छा हो सके। और वो चीज देख के ना अकाने को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो ना उसको धन्यवाद भी करती है सातो को। और इसके बाद सातो ना अपने रूम में चला जाता है और अकाने ना उसको खाने लगती है। और वो ना उस टाइम पे काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी और वो सोच रहे थे कि मुझे कुछ ना कुछ तो अब करना होगा। और इसके बाद अकाने ना हिमारी को पार्क में बुलाई होती है और हिमारी बताती है कि तुम्हें याद है ना हम यहाँ पे कितना ज्यादा मजा क्या करते थे। और तभी अकाने वहाँ पे कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी हिमारी बोलते है कि हाँ मुझे पता है कि हम बचपन की तरह खेलने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। वो काफी ज्यादा सीरियस थी उस टाइम पे। और इसके बाद अकाने ना सातो से ना ब्रेकअप करने के लिए बोलते हैं हिमारी को, बोलते हैं वो ड्रामा अब तुम बंद करो क्योंकि वो एक एक्टिंग की तरह स्टार्ट हुआ था, बट अभी तुम काफी ज्यादा सीरियस हो रही हो सातो को लेके, मतलब कि काफी ज्यादा तुम उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही हो। और अकाने बताते हैं कि तुमने तो सातो को किस भी कर लिया था। और हिमारी ना वहाँ पे ऐसा एक्ट कर रही थी जैसे कि कुछ उसने बड़ा काम किया ही ना हो। वो ना उस टाइम पे एकदम नॉर्मल चिल थी और वो बोलने लगते हैं कि इससे ना तुम्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हिमारी बोलती है। और तुम ना सातो के साथ बस मजबूरी में शादी कर रही हो और तुम भी ना एक्टिंग करना बंद कर दो और तुम्हें ना कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए चाहे मैं सातो के साथ किस करूँ या फिर कुछ भी करूँ। और लिटरली वहाँ पे अकाने बता देते हैं कि मैं ना सातो को पसंद करती हूँ, आई लव यू सातो बोल देती है। और तभी हिमारी बोलते है कि तो फिर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मतलब कि लिटरली भाई एक लड़के के चक्कर में दोनों की दोस्ती खत्म हो गई बचपन की। अभी बहुत ज्यादा मजा आएगा, अभी आप बने रहो। और वो बताती है कि तुमने बोला था कि तुम सातो को नफरत करती हो और तुम्हें नहीं पता, बट मैं फर्स्ट ईयर से ही सातो को काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। और अब तुम होती कौन हो सातो को मुझसे अलग करने वाली, मतलब कि काफी गुस्से में बोलती है ये लाइन। और वो ना सातो को उससे दूर रहने के लिए बोलती है, मतलब कि अकाने को ही दूर रहने के लिए बोलती है अभी हिमारी। और इसके बाद अकाने भी बताने लगते हैं कि वो ना सातो को ना काफी टाइम पहले ही पार्टी में मिली थी और वो ना तभी से सातो को पसंद करने लगी थी। और हिमारी बोलती है कि तो फिर ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी ना, आप क्यों बता रही हो। और वो बताने लगते हैं कि मेरे ग्रैंडमा और ग्रैंडपा की वजह से ये कुछ हुआ था, मतलब कि सातो के ग्रैंडपा और इसकी ग्रैंडमा की वजह से वो सातो से मिल पाई थी। और हिमारी बोलने लगती है तो काफी ज्यादा अनफेयर है क्योंकि तुम अपनी ग्रैंडमा की वजह से सातो से काफी टाइम पहले ही मिल गई थी। और अकाने वहाँ पे बोलने लगते हैं कि तुम ना अभी एकदम क्रीपी वाली हरकतें कर रही हो, मतलब कि हिमारी को। और इसके बाद लिटरली भाई वो कैट फाइट होता है ना, सेम कैट फाइट की तरह ना दोनों का बातचीत स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि एक पॉइंट इधर से आ रहा था, एक पॉइंट इधर से आ रहा था। अब भाई मैं आपको कितने पॉइंट बताऊं, अगर हर एक पॉइंट बताने लगा तो भाई ये वीडियो ना 30 मिनट से भी पार चला जाएगा। ये दोनों इतने स्पीड में बात कर रहे थे कि बट फिक्र मत करो, मैं आपको मेन पॉइंट बताते रहूंगा। और हिमारी ना काफी चौड़ में बोलते हैं कि इसमें ना कोई शक की बात नहीं है कि मैं अपनी फ्रेंड के ही हस्बैंड को चोरी करने वाली हूँ। लिटरली भाई ये लाइन काफी ज्यादा मजेदार था। और इसके बाद ना वो दोनों वहाँ पे अगेन काफी ज्यादा लड़ाई करने लगते हैं और तभी हिमारी फाइनली रिवील करती है कि उसको ना काफी टाइम पहले ही पता चल गया था कि तुम भी सातो को पसंद करती हो। और अकाने बोलते हैं कि तुम्हें एक पता चला। और वो लिटरली बताते हैं कि जब तुम फर्स्ट ईयर में जब पहली बार तुमने सातो को देखा था ना, उसी टाइम पे मुझे पता लग गया था और उसके बाद तुम्हारे व्यवहार से एकदम साफ क्लियर होता था ये सारी बातें। और वो बताने लगता है कि मैं इसके बारे में ना तुम्हें नहीं बताना चाहती थी और मेरे को लग रहा था कि सातो को ना मैं अपने प्यार में काफी जल्दी ला सकती हूँ। और वो बताने लगता है कि तुम्हारे ध्यान में आने से पहले अगर मैं सातो को अपना बना लेती ना तो तुम्हें पूरी जिंदगी पछतावा होने लगता। और वो ना काफी ज्यादा रोते हुए बताने लगते हैं कि तुम फिर मुझे कभी भी माफ नहीं करती इसके बाद और हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाती, इसलिए मैंने वो सब कुछ उस टाइम पे नहीं किया। काफी ज्यादा रोते
हुए बता रही थी। और इसके बाद ना अकाने को भी वहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाता है, मतलब कि हिमारी ने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि अकाने ना एक तरह से रियलाइज कर जाए कि भाई वो भी सातो को पसंद करती है रियल में। मतलब कि यहाँ पे अगेन हिमारी ने अपना सेक्रीफाइस कर दिया अकाने के लिए। देख रहे हो इस एपिसोड में कितना ज्यादा ट्विस्ट था। अगर मैं चाहता तो स्टार्टिंग में क्लियर कर देता सब कुछ, बट मैं आपको स्टार्टिंग से लेके अब तक कंफ्यूज करते गया। अभी आपने कुछ टाइम पहले हिमारी को विलन सोच लिया था ना, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना। और अभी आप लोग हिमारी को हीरो सोच रहे होगे, कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताना। और इसके बाद ना अकाने माफी मांगते हैं हिमारी से, दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं अभी जो भी इन्होंने कैट फाइट किया उसके लिए। बट हिमारी अभी भी क्लियर करके चलती है कि मैं अभी भी ना गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली सातो के ऊपर से। और साथ ही अकाने भी बोलते हैं कि हम अपनी दोस्ती कभी भी नहीं तोड़ने वाले। और इसके बाद दोनों ही वहाँ पे एक तरह से गेम खेलने वाले थे कि आखिरकार सातो किसको मिलने वाला था। मतलब कि वही दोनों दोस्त के बीच में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है इसके बाद अगेन। और इसके बाद में घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने ना काफी तेज चिल्ला रही थी और सातो बोलता है कि क्या हुआ। और अकाने बताते हैं कि बग है घर के अंदर। और सातो बोलते हैं कि पागल वागल है क्या, इसमें इतनी तेज चिल्लाने वाली क्या बात थी। और इसके बाद क्या हो जाता है वो तो आपको भी पता होगा, दोनों के बीच में अगेन लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद सातो ना उसका टेम्परेचर चेक करने लगता है कि तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है ना। और अकाने बोलते हैं कि तुम ना मुझे टच करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। और स्कूल में ना अभी तक माओ वही किस वाला टॉपिक लेके बैठी हुई थी और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, शीशई को ना पता था कि सातो ने ना हिमारी को फर्स्ट टाइम किस किया था। और सातो भी बोलने लगता है कि बहन तो ये क्या बोल रही है, ये सब चीजें तुझे नहीं बोलना चाहिए। और इसके बाद ना तभी वहाँ पे हिमारी भी आ जाती है और वो सभी जानना चाहते थे कि आखिरकार शीशई को ये बात कैसे पता चली। और शीशई बताती है कि मैं तुम्हें सब कुछ स्टार्टिंग से बताऊंगी। और ये सुन के ना सातो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे अकाने भी आ जाती है और हिमारी और अकाने के बीच में ना फिर से वहाँ पे मजाक मस्ती वाली लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि भाई इस एनिमे के अंदर ना लड़ाई का कोई रीजन नहीं है, बस हो जाती है, बस कैसे भी हो जाती है स्टार्ट लड़ाई। और इसके बाद हिमारी ना सातो के कान में बोलते हैं कि क्यों ना हम एक साथ आज रात में टाइम स्पेंड करें मेरे घर पे। और अकाने ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हिमारी को ना वहाँ से खींच के लेके जाने लगती है। और इसके बाद सातो ना अकाने से बात करने के लिए आ रहा था, लेकिन अकाने ना उसको दूर कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग मुझे टच करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। और इसके बाद उन दोनों के बीच में ना अगेन लड़ाई होने लगती है। और सातो फिर इसके बाद शांत होने के बाद बोलता है कि चलो फिर हम सब कुछ फिक्स करने की एक बार कोशिश करते हैं। और अकाने ना काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं वहाँ पे। और सातो बोलता है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। और अकाने बोलते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, बस ये बोलना था मुझे कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा नफरत करती हूँ। और सातो बोलता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है। और इसके बाद अकाने ना काफी तेज सातो की तरफ चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मैं ना तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ इस पूरी दुनिया में। और उसकी शकल को देख के तो ऐसा बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था।